नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 831, फेहड्डी का सेवन। लिया को 7वें स्तर को लेकर कोई आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि शारीरिक रूप से कमजोर कोई इंसान एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करके उसके समान स्तर तक पहुंच जाए। इस तरह पहले की उसकी उपहास भरी टिप्पणी एक ऐसे थप्पड़ में बदल गई जिसने उसे सीधे उसके चेहरे पर करारा जवाब दिया। अन्य किसानों के चेहरे के भाव भी लिया से कुछ खास बेहतर नहीं थे। इसी क्षण येयुन फिर से हिलने लगी। तीसरा स्तर 9वीं परीक्षा वाले नवजात शिशु के लिए सहन करना बहुत कठिन है। येयुन कुछ पल तीसरे स्तर पर खड़ा रहा, फिर उसे लगा कि तीसरे स्तर पर रहना व्यर्थ है। वह अभी भी 5वें स्तर से 2 स्तर दूर था। हर निचले स्तर के साथ कठिनाई का स्तर तेजी से बढ़ता गया। हालांकि येयुन ने अभी तक हर संभव तरीके का इस्तेमाल करके अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसे ब्लैक विंड वैली में छिपे खतरे की अच्छी समझ हो चुकी थी। तीसरे तल पर खड़े होकर उसे रूप धारण कर चुके काले परियों का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी थी। वह अन्य चीजों पर ध्यान नहीं दे सकता था, और यदि वह नवजात शिशुओं के धीरे धीरे परिपक्व होने और खुद के धीरे धीरे वातावरण के अनुकूल होने का इंतजार करता तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती। अगर उन्हें कुछ साल का समय दिया जाता तो वे धीरे धीरे 5वें, 6ठे और यहाँ तक कि 7वें स्तर तक पहुंच सकते थे। हालांकि कैंग मांग ने उन्हें केवल 1 महीने की छोटी अवधि ही दी थी। नवजात प्राणियों में प्राचीन परियों का रक्त समाहित था और वे स्वर्ग की परियों में से एक थे जो कुलीन वंश की थीं। उनका विकास सामान्य स्वर्ग की परियों या यहाँ तक कि पृथ्वी की परियों की तुलना में धीमा होता था। जीवन जितना अधिक शक्तिशाली होता था, उसका प्रजनन और परिपक्व होना उतना ही कठिन होता था। ये ब्रह्मांड का एक अलिखित नियम था। येयुन और 9 नवजात शिशुओं के लिए 1 महीने का समय बहुत कम था। मैं यहीं रुक जाता हूँ। लगता है कि अपने शरीर को मजबूत किए बिना इसे पार करना नामुमकिन है। येयुन ने ऊपर देखते हुए उदासीन भाव दिखाया। इतना कहते ही उसका शरीर तेजी से ऊपर की ओर उड़ गया। अरे, यह इंसान वापस क्यों लौट रहा है? किसान हैरान थे क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि येयुन अचानक वापस आ जाएगी। इसके अलावा वह दूसरे स्तर पर नहीं लौटा, बल्कि सीधे पहले स्तर पर लौट आया। ऊपर चढ़ना नीचे उतरने से कहीं ज्यादा आसान था। पहले स्तर पर पहुंचने के बाद येयुन को एक गुफा मिली और वह वहां बैठ गया। क्या हो रहा है? फायर क्लाउड स्टेट के शिष्य असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। येयुन ने अपने एस्पेक्ट टोटेम का प्रदर्शन किया था और वह जय प्रतीत हो रहा था। उसने सीधे पहले स्तर से तीसरे स्तर पर पहुंचकर सबको चौंका दिया था। वह अचानक वापस क्यों लौट आया? वे स्पष्ट रूप से बता सकते थे कि येयुन तीसरे स्तर का सामना करने में सक्षम थी, और हालांकि यह तथ्य उन्हें परेशान करता था, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि 9 नियोनेट एस्पेक्ट टोटेम वास्तव में शक्तिशाली था। इस इंसान के पास भी कुछ तरकीबें थीं, लेकिन अब येयुन की वापसी के साथ आखिर चल क्या रहा था? मनुष्य का एस्पेक्ट टोटेम आखिरकार उसकी जन्मजात वंशानुगत शक्ति नहीं है। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, एक साधक ने अचानक कहा। शायद येयुन अपने एस्पेक्ट टोटेम के रूप में 9 नियोनेट का उपयोग करता है, लेकिन हम जैसे प्राकृतिक फेकी वंश परंपरा की तुलना में यह अभी भी निम्न स्तर का है। एक अन्य साधक ने भी सिर हिलाया। एस्पेक्ट टोटेम आखिरकार एक साधना तकनीक थी जिसमें मनुष्यों ने महारत हासिल की थी। इसकी तुलना फे जाति के रूप में उनके प्राकृतिक जन्मसिद्ध अधिकार से कैसे की जा सकती थी? देखने से तो ऐसा लगता है कि एस्पेक्ट टोटेम कमजोर नहीं है, बल्कि येयुन ही है जो इसे सहन नहीं कर पा रहा है। ये बात लिया ने कही। उसकी आवाज फे जाति के अन्य सदस्यों के कानों तक पहुंची। एस्पेक्ट टोटेम तो इसे सहन कर सकता है, लेकिन येयुन का शरीर नहीं। तीसरे स्तर पर उसे लगातार उस भयानक ऊर्जा के आक्रमण को सहना पड़ा। भला एक इंसान का शरीर इतना दर्द कैसे सहन कर सकता है? लिया ने जो कहा वह सच था। उसने सचमुच उस दुष्ट ऊर्जा को येयुन के शरीर में प्रवेश करते हुए देखा था। अन्य किसानों ने भी बारी बारी से सिर हिलाया। उन्होंने भी इसे देखा था। वह इतना दर्द भी सहन नहीं कर सकता। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का क्या फायदा? किसी ने सिर हिलाया। अगर येयुन दर्द सहन कर सकता तो वह स्वाभाविक रूप से तीसरे स्तर पर बना रह सकता था। हालांकि वह यूं ही लौट आया था। अगर वह इसे सहन करने में असमर्थ नहीं था तो और क्या कारण हो सकता था? इस तरह मत कहो। आखिर हम फे जाति के लोगों से मनुष्यहीन हैं। छोटे भाई येयुन की त्वचा इतनी कोमल और मांसल है, इसलिए स्वाभाविक है कि वह दूषित रक्त की आभा को सहन नहीं कर सकता। लिया ने व्यंग्य करते हुए कहा। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं ब्लैक विंड वैली की परीक्षाओं से कहीं अधिक क्रूर और खतरनाक थीं, तो भला ये दुष्ट रक्त की आभा उनका मुकाबला कैसे कर सकती थी? येयुन तो इस स्तर के दर्द को भी सहन नहीं कर पा रहा था, तो भविष्य में वह लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में कैसे भाग ले पाएगा? अन्य साधकों ने सिर हिलाया और येयुन पर ध्यान देना बंद कर दिया। एक एक करके वे ब्लैक विंड वैली में प्रवेश कर गए और ब्लड ड्रैगन की काली गैस का सेवन करने लगे। रानयू ने अपने ऊपर हो रही हलचल सुनी और उसने भी हल्के से अपना सिर हिलाया। ये परीक्षण अंततः फे जाति के लिए तैयार किया गया था, जिनकी वंश परंपराएं उन्हीं की तरह शक्तिशाली थीं। और इसी क्षण गुलुओ भी हिल गई। एक लाश की तरह वह सीधे नीचे गिर गया और पलक झपकते ही तीसरे स्तर पर पहुंच गया। गुलुओ ने अभी तक अपनी रक्तधारा को उत्तेजित नहीं किया है। साधकों की आंखों में भाव बदल गए। गुलुओ का शरीर सचमुच बहुत मजबूत था। गुलुओ भी एक स्वर्ग की परी है जिसकी रक्तरेखा अत्यंत शक्तिशाली है। परी जाति की रक्तरेखाओं का अंतर यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साधक ईर्ष्या से भर गए। फे जाति की वंश परंपरा की शक्ति वास्तव में यहाँ बहुत फायदेमंद है। गुफा में बैठे येयुन ने भी गुलुओ के बारे में हो रही चर्चा सुनी। उसके पीछे मौजूद 9 नवजात प्रेत अभी भी उस रक्त ड्रैगन काली गैस को पचा रहे थे जिसे उन्होंने पहले ग्रहण किया था। पहले स्तर पर येयुन केवल अपने 9 नियोनेट एस्पेक्ट टोटेम के सहारे ही टिक सकता था। 9 नवजात शिशु काली गैस को अवशोषित करके और अधिक शक्तिशाली बन सकते थे, साथ ही उन्हें कुछ करना भी था। हालांकि मुझमें वंशानुगत लाभों की कमी है, लेकिन मेरे पास 9 नियोनेट फैंटम छवि के साथ साथ यह वस्तु भी है। येयुन की आंखों में एक चमक सी आई जब उसकी अंतरस्थानिक अंगूठी से कुछ बाहर निकला।
प्राचीन पत्थर का बना हुआ बक्सा चुपचाप यीयुन के सामने तैरने लगा। प्राचीन परी की हड्डी। ये प्राचीन फे हड्डी ऐसी चीज थी जिसकी चाहत रेन्यू भी रखती थी। लिया ने मुझे इंसान होने और कमजोर शरीर होने के लिए मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन ये सच है। यीयुन की आंखें मानो भावहीन हो गईं। किसने सोचा था कि प्राचीन फे की हड्डी को अवशोषित करने के बाद उसका शरीर कितना मजबूत हो जाएगा। मैं पहले इस पहले तल पर मौजूद प्राचीन परी अस्थि को पूरी तरह से आत्मसात कर लूंगा। यीयुन की नजरें केंद्रित हो गईं और उसने पत्थर का बक्सा खोल दिया। सफेद अस्थि का टुकड़ा तुरंत अपनी भयानक और डरावनी आभा के साथ बाहर निकल आया। प्राचीन परियों की शक्ति युगों तक बनी रही, यहाँ तक कि हड्डी का एक टुकड़ा भी रोंगटे खड़े कर देता था। प्राचीन परी की जीवन शक्ति अत्यंत विशाल थी। उसकी मृत्यु के बाद भी जब वह हड्डियों के ढेर में तब्दील हो गई थी, तब भी यीयुन उस हड्डी के भीतर से आने वाली शाश्वत इच्छा शक्ति को महसूस कर सकता था। जब यीयुन ने प्राचीन फे हड्डी को देखा तो उसे अपने कानों में उफनती नदी के समान रक्त प्रवाह की ध्वनि भी सुनाई दी। यीयुन ने अपनी सांस रोक ली। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि रान यू इस वस्तु के लिए हत्या करने को ललचा गया। प्राचीन परी की हड्डी वास्तव में असाधारण थी। मैं इसे पहले अवशोषित कर लूंगा। यीयुन ने अपना हाथ बढ़ाया और प्राचीन फे हड्डी की ओर इशारा करते हुए तुरंत उस हड्डी को युआंची से लपेट लिया। जीवन शक्ति का प्रचंड प्रवाह उमड़ पड़ा, जिससे यीयुन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। प्राचीन फे हड्डी की आभा इतनी शक्तिशाली थी कि केवल युआन की हुई आवरण को बनाए रखना ही आसान नहीं था। यीयुन की युआंची प्राचीन फे हड्डी के चारों ओर निरंतर रूप से लिपटी हुई थी, क्योंकि वह धीरे धीरे उमड़ती हुई जीवन शक्ति का थोड़ा सा अंश निकाल रहा था। जीवन शक्ति का एक अंश निकालना उतना ही कठिन था जितना कि उफनती नदी का एक हिस्सा लेना। और अगर पूरी नदी ही उसके शरीर में समा जाए तो क्या होगा। यीयुन ने प्राचीन परी अस्थि ऊर्जा को देखा जिसे उसने निकाला था। ये बर्फ की तरह सफेद थी और इसमें अपार शक्ति समाहित थी। अध्याय 832 स्वर्ग के उपहारों का लापरवाही से अपव्यय। आना। यीयुन की इच्छा के अनुसार ऊर्जा का गुबार उसकी ओर बढ़ा। वह उसके शरीर में गहराई तक समा गया। बूम। यीयुन को तुरंत ऐसा महसूस हुआ मानो वह एक ढोल हो, जबकि ऊर्जा एक ढोल की डंडी हो। ड्रमस्टिक को अत्यधिक शक्ति के साथ लहराते हुए उसे इतनी जोर से मारा गया कि गूंजती हुई झटकेदार लहरें उत्पन्न हो गईं। उस क्षण यीयुन को ऐसा लगा मानो वह अनंत ब्रह्मांड में गिर गया हो। विशाल अंतरिक्ष में तारों के अथाह सागर के बीच वह धूल के एक कण जितना छोटा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अस्तित्वहीन हो, क्योंकि उसने स्वयं पर से नियंत्रण खो दिया था। विशाल प्राचीन फे ऊर्जा तारों के सागर के समान थी, जो उसके शरीर को जबरदस्त बल से धो रही थी। जैसे ही प्राचीन फे हड्डी की जीवन ऊर्जा का एक अंश निकाला गया, ब्लैकविंड वैली में फे जाति के साधकों ने इसे महसूस किया। प्राचीन परी की आभा विशाल और अद्वितीय थी। इसने दूसरों के दिलों में धड़कनें बढ़ा दी। ये यीयुन है। क्या वह प्राचीन फे हड्डी को अवशोषित करना शुरू कर रहा है? ये सचमुच ऐसा ही है। क्या वह प्राचीन फे हड्डी को अवशोषित करने के बाद ब्लैकविंड वैली पर फिर से हमला करने की योजना बना रहा है? साधकों ने ऊपर देखा, लेकिन गुफा के प्रवेश द्वार के पार उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि प्रवेश द्वार के बाहर रक्त ड्रैगन की काली गैस लगातार हलचल मचा रही थी, मानो उन्हें उत्तेजित कर दिया गया हो। यीयुन का शरीर बहुत कमजोर था और वह लंबे समय तक काली गैसों के क्षरण को सहन नहीं कर सकता था। हालांकि अगर वह प्राचीन फे हड्डी को अवशोषित कर लेता तो स्थिति अलग होती, लेकिन शर्त यह थी कि वह उसे अवशोषित करने में सक्षम हो। यहाँ प्राचीन परी की हड्डी को अवशोषित करना, केवल 1 महीने के समय में वह कितना अवशोषित कर सकता है? 1 साल भी बेकार है, 1 महीने की तो बात ही छोड़ो। मनुष्यों द्वारा प्राचीन परी की हड्डी को अवशोषित करना स्वर्ग के उपहारों की कितनी लापरवाही भरी बर्बादी है। जब फायर क्लाउड स्टेट के शिष्य ने एक इंसान को इतनी कीमती प्राचीन फे हड्डी को बर्बाद करते देखा तो उन्हें उस खजाने के लिए बहुत दुख हुआ। प्राचीन फे अस्थि, जो स्वर्ग को भस्म करने वाले बार ड्रैगन नामक प्राचीन फे से प्राप्त हुई थी, उसके रक्त का उपयोग करके स्वर्ग फे वंश को समृद्ध किया जा सकता था। उदाहरण के लिए शुशुईरान वंश एक ऐसा ही विशाल वंश था। ये रानई मछली नामक प्राचीन फे से उत्पन्न हुआ था। स्वर्ग भक्षण करने वाला बार ड्रैगन शुशुईरान वंश के पूर्वज के लगभग समान अस्तित्व स्तर पर था। भला उसकी छोड़ी हुई हड्डी भले ही वह एक छोटा सा टुकड़ा ही क्यों न हो, कोई मनुष्य कैसे ग्रहण कर सकता है? मनुष्यों को नजरअंदाज करते हुए स्वर्ग आरोहण पूर्णता क्षेत्र में स्वर्ग परियों को भी, जो शक्तिशाली रक्त रेखाओं और अत्यंत कठोर शरीर वाले प्रसिद्ध कुलों से आते हैं, जिन्हें प्रतिभाओं में भी प्रतिभा माना जाता है, प्राचीन परी हड्डी के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित और पचाने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होगी। और आरंभ में कमजोर शरीर के कारण व्यक्ति बहुत कम ऊर्जा सहन कर पाता था। शरीर में सुधार होने के साथ साथ वह धीरे धीरे अधिक ऊर्जा ग्रहण करने में सक्षम हो जाता था। ठीक वैसे ही जैसे किसी झील को खोल दिया जाए, केवल एक बड़ी झील ही अधिक पानी समाहित कर सकती है। ऊर्जा अवशोषण का अंतिम परिणाम, भले ही ये किसी महान स्वर्ग के परी प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा किया गया हो, संभवतः प्राचीन परी हड्डी की आधी से भी कम ऊर्जा को अवशोषित कर पाएगा। शेष ऊर्जा बिखर जाएगी और व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन अब यीयुन इस प्राचीन परी हड्डी का लापरवाही से उपयोग कर रहा था। वह कितनी ऊर्जा अवशोषित कर सकता था? 1% का अनुमान लगाना भी उनके बारे में अतिशयोक्ति थी। इस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए स्वर्ग के उपहार की लापरवाही भरी बर्बादी शब्द पर्याप्त नहीं थे। यदि वे होते तो स्वाभाविक रूप से एक शांत कक्ष ढूंढकर प्राचीन फे हड्डी को आत्मसात करने के लिए 2 या 3 साल के लिए एकांतवास में चले जाते। वे बार बार उसे परिष्कृत करते और यहाँ तक कि हार मानने से पहले हड्डियों को पीसकर निगल भी लेते। धिक्कार है, इस यीयुन को जरूर पता होगा कि प्राचीन परी अस्थि को अवशोषित किए बिना उसके लिए ये परीक्षा उत्तीर्ण करना असंभव है, इसलिए वह प्राचीन परी अस्थि को अवशोषित करना चाहता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए वह बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर रहा है। ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला है। कहावत है कि दादा की मेहनत से उगाई जमीन को बेचकर पोते को कोई तकलीफ नहीं होती। ये कमीना इंसान, प्राचीन फे हड्डी उसकी नहीं बल्कि हमारे लुओ कबीले की धरोहर है। अब जब उसे मिल गई है तो वो इसे बर्बाद कर रहा है। उसे इसकी कद्र करना बिल्कुल नहीं आता। यीयुन द्वारा किसी भी कीमत पर परीक्षा पास करने के तरीके को देखकर वहां मौजूद फे जाति के लोग इतने नाराज हो गए कि उनकी आंतें मरोड़ उठीं। उसके कार्यों का आधार क्या था? लुओ कबीले के 196 राज्यों में पले बड़े फे जाति के शिष्य होने के नाते वे यीयुन के साथ प्राचीन फे भवन में प्रवेश कर चुके थे।
फिर भी प्राचीन फे भवन की सबसे उत्तम वस्तुएं यी यून ने ले लीं और वह इस तरह एक खजाने को बर्बाद कर रहा था। वे प्राचीन फे हड्डी को संजोकर रखते, भले ही उन्हें परीक्षाओं को छोड़ना पड़ता, वे इसे इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहते थे। लेकिन प्राचीन फे भवन ने उन्हें केवल बेकार की चीजें दी, तो भला उनका मन कैसे शांत हो सकता था। सीनियर कैंग मान, क्या आप उसे प्राचीन फे की हड्डी को यूं ही बर्बाद करते हुए देखते रहेंगे? लिया इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। ब्लैकविंड वैली के तीसरे तल पर पहुंचकर उसने सीधे कैंग मान से बात की। कैंग मान ने ठंडे लहजे में लिया की ओर देखा और कहा, क्या प्राचीन फे भवन में अच्छे अवसर न मिलने के कारण तुम्हारा मन अशांत है? खैर, ये तुम्हारी ही निराशाजनक विफलता के कारण है, तो इसमें किसे दोष दिया जा सकता है? कैंग मान के मुंह से निकले एक वाक्य ने लिया के शब्दों को उसके गले में ही अटकने पर मजबूर कर दिया। बहुत निराशाजनक। लिया का चेहरा पीला पड़ गया। कैंग मान के उन शब्दों को सुनकर उसे सचमुच शर्मिंदगी महसूस हुई। स्वाभाविक रूप से वह कैंग मान पर अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा यी यून पर निकाल दिया। उसने दांत पीसते हुए यी यून की ओर देखा और निर्दयता से कहा, देखते रहो। प्राचीन फे हड्डी के साथ भी तुम शायद 5वें स्तर तक भी न पहुंच पाओ। एक इंसान के शरीर का इस्तेमाल करके 1 महीने के भीतर प्राचीन फे को अवशोषित करने का मतलब है कि इसका अधिकांश हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे शरीर को सुधारने के लिए क्या बचेगा? इसके अलावा अगर तुम्हारा शरीर थोड़ा बहुत सुधर भी जाए तो बिना किसी साधन के ये बेकार ही रहेगा। मजबूत शरीर होना एक अच्छे हथियार के समान था। यदि कोई इसे अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगे तो भी उसे उत्पन्न शक्ति नगण्य ही रहती थी। हथियार की पूरी शक्ति तभी प्रकट होती थी जब उसे चलाने की विधि में महारत हासिल कर ली जाती थी। युआनची प्रणाली भी इसी प्रकार थी। शक्तिशाली युआनची होना व्यर्थ था, इसके लिए साधना तकनीकों की भी आवश्यकता थी, और संयोगवश यी यून के पास भी साधना की तकनीकें थीं। 9 खंडों वाला खगोलीय अक्ष, ये 10,000 परियों के स्वर्ग में शरीर को मजबूत बनाने की शीर्ष साधना तकनीकों में से एक थी। यह एक ऐसा अवसर भी था जो यी यून को प्राचीन परियों के भवन में प्राप्त हुआ था। हालांकि प्राचीन परी को आत्मसात करना और निर्धारित समय में साधना तकनीक में महारत हासिल करना और भी मुश्किल होगा। फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों ने कल्पना भी नहीं की थी कि यी यून के ऐसे अवास्तविक विचार हो सकते हैं। कैंग मान कुछ नहीं बोला। इसके बजाय वह चुपचाप यी यून को देखता रहा, किसी को भी ये पता नहीं चलने दिया कि उसके मन में क्या चल रहा है। कैंग मान के हाव भाव देखकर रान यू ने अपनी पलकें झपकाईं। भले ही लॉर्ड कैंग मान ने लिया को फटकारा हो, लेकिन यी यून जिस तरह से प्राचीन फे हड्डी को बर्बाद कर रहा है, उससे लॉर्ड कैंग मान को अवश्य ही असहज महसूस हो रहा होगा। आखिर ये लुओ वंश की विरासत और धरोहर है, फिर भी इसे एक इंसान ने बर्बाद कर दिया। रान यू ने यी यून की ओर देखकर व्यंग्य किया, कितने मूर्ख हो तुम। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कि प्राचीन फे की हड्डी तुम्हारी है, क्या इसका मतलब यह है कि तुम इसे मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो? तुमने 5वें स्तर को पार करने और बाहर न होने के लिए इतनी मेहनत की है। तुमने न सिर्फ अपना मौका गंवाया है, बल्कि लॉर्ड कांग मान को भी नाराज किया है। नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, इतना सब कुछ सहने के बावजूद हो सकता है कि तुम 5वें स्तर तक भी न पहुंच पाओ और बाहर हो जाओ। रान यू की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। उसे यी यून बेहद मूर्ख लगा। युवावस्था के कारण युवा अक्सर उतावले होते हैं। प्राचीन फे भवन की मान्यता प्राप्त होने मात्र से ही फिजूल खर्ची करना मूर्खता का सटीक उदाहरण था। जल्दबाजी में काम नहीं चलता। ऐसा यी यून रान यू के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसके नियम भले ही कठोर थे, लेकिन उसने दूसरों को नाराज किया था और परीक्षाओं में सफल होना उसके लिए असंभव था। निष्कासन ही सबसे संभावित परिणाम था। इसी विचार के साथ उसके पीछे मौजूद रानी मछली वंश की छवि ने अपना मुंह चौड़ा खोला और लगातार प्रकट होने वाले काले परियों को निगल लिया। हुआ यी यून उस शानदार आकाशगंगा में तैर रही थी। प्राचीन परी की आभा आकाशगंगा से आ रही थी और यी यून को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह प्राचीन परी के विशाल शरीर में समाया हुआ हो। वह दृश्य वाहिकाओं में बहते हुए प्राचीन परी के रक्त में ऊपर नीचे हो रहा था। यी यून ने अपनी मानसिक स्पष्टता बनाए रखी और एक स्पंज की तरह उसने धीरे धीरे प्राचीन फे ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अध्याय 833 सीलबंद एक्यूपंक्चर बिंदु। आकाशगंगा से घिरे होने के कारण यी यून ने महसूस किया कि उसके अंग और धड़ प्राचीन फे ऊर्जा से सराबोर हो रहे हैं। यह ऊर्जा अत्यंत प्राचीन थी। इसमें प्राचीन परियों की इच्छा शक्ति, आदिम सरलता और क्रूर वीरांता समाहित थी। जैसे ही ऊर्जा यी यून के शरीर में प्रवेश कर गई, उसने महसूस किया कि उसकी आभा में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, मानो वह समय का अनुभव उसी तरह कर रहा हो जैसे वह दुनिया कर रही थी, यानी शाश्वत समय का। यदि संसार के साथ अस्तित्व की यह अनुभूति यी यून के मन में गहराई तक उतर जाती, तो उसकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे उसमें समाहित हो जाती। उसका शरीर गलकर उस आभा का हिस्सा बन जाता। इससे यी यून का दिल बैठ गया और वह बेहद सतर्क हो गया। यी यून को अचानक एहसास हुआ कि प्राचीन फे हड्डी की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी। अगर उसने इसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया तो वह धीरे धीरे उसमें समाहित हो जाएगा। एक प्राचीन परी हड्डी द्वारा आत्मसात किया जाना। ये बात हास्यास्पद लग सकती है कि अरबों वर्षों से मृत पड़ी कोई हड्डी किसी जीवित प्राणी को आत्मसात कर ले, लेकिन यी यून वर्तमान में जो अनुभव कर रही थी उससे यह बात साबित हो गई। अगर यी यून खुद को इस स्थिति से निकाल लेता है तो वह खतरे में नहीं होगा, लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि वह प्राचीन परी की ऊर्जा का केवल एक छोटा सा अंश, लगभग 1% ही अवशोषित कर पाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने में वह कितना सुधार कर पाएगा? ये बहुत धीमा था। इसके अलावा जो ऊर्जा वह समय पर अवशोषित करने में विफल रहा, वह स्वर्ग और पृथ्वी में फैल जाएगी और प्राचीन परियों की ब्रह्मांडीय शक्ति के एक हिस्से में परिवर्तित हो जाएगी। और तथाकथित वंश का जागरण, ब्रह्मांडीय प्राचीन फे शक्ति को एकत्रित करने के लिए यही ब्रह्मांडीय शक्ति थी। 10,000 फे एम्पायरियन स्वर्ग में यह ऊर्जा युआनची से श्रेष्ठ मानी जाती थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन परियों ने पहले ही कहा था कि मैं प्राचीन परी की हड्डी को अवशोषित नहीं कर पाऊंगा। तो समस्या यही है। जाहिर है यी यून इस तरह की बर्बादी को चुपचाप नहीं देख सकता था। वह प्राचीन परी ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण करके अपने शरीर में समाहित करना चाहता था। किसी इंसान के शरीर का इस्तेमाल करके प्राचीन और शक्तिशाली परियों पर प्रभुत्व स्थापित करने का विचार कोरी कल्पना जैसा लग रहा था, लेकिन ये उनके पास पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन था। इसके साथ अब सब कुछ आसान हो गया था। प्राचीन फे की हड्डी में समाहित ऊर्जा चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह फिर भी एक मृत प्राणी की ऊर्जा थी।
जीवित प्राणियों को आत्मसात करने की उसकी क्षमता मात्र सहज थी, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल के सामने वह कोई हलचल नहीं मचा सकी। बैंगनी क्रिस्टल के लिए इस तरह की ऊर्जा को नियंत्रित करना पूरी तरह से तुच्छ बात थी। इकट्ठा करना, ये यून के एक विचार से ही बैंगनी क्रिस्टल की शक्तियां बाहर की ओर फैल गईं। जो ऊर्जा बिखरने ही वाली थी वह पूरी तरह से यून की नसों में वापस समा गई। इसके बाद इस विशाल और प्राचीन ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल द्वारा संकुचित कर दिया गया। यून को ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्राचीन परी अस्थि ने एक प्राचीन परिप्रेत छवि को प्रकट किया हो। हालांकि बैंगनी क्रिस्टल के दबाव में ये केवल एक व्यर्थ संघर्ष कर रही थी। यून ने अपने शरीर पर मौजूद 360 एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सील करने का फैसला किया। अपनी नसों में ऊर्जा को सील करके उन्होंने अपने शरीर को धीरे धीरे इसे पचाने और अवशोषित करने की अनुमति दी। जब तक उसके पास बैंगनी क्रिस्टल का संरक्षण था, यून को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी कि उसका शरीर प्राचीन परी ऊर्जा द्वारा आत्मसात हो जाएगा। अब प्राचीन परी ऊर्जा के लिए एकमात्र रास्ता यही था कि वह उसकी रक्तवाहिकाओं में समाहित हो जाए। इस प्रकार यून प्राचीन फे अस्थि से स्वतंत्र रूप से ऊर्जा प्राप्त कर सकता था। प्राचीन फे ऊर्जा के उग्र प्रवाह के कारण ये धीरे धीरे यून की सभी नसों में भर गई। इसके बाद यह ऊर्जा यून की नसों से निकलकर उसके शरीर में फैल गई, जिसे उसके मांस और रक्त ने अवशोषित कर लिया। प्राचीन फे ऊर्जा की एक छोटी सी मात्रा यून के शरीर से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन यून द्वारा अपने सभी एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सील कर दिए जाने के कारण वे बंद बिंदुओं पर व्यर्थी उमड़ पड़ी और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार यून के शरीर में संचित प्राचीन फे ऊर्जा की मात्रा बढ़ गई। बूम बूम बूम, यून के शरीर से गड़गड़ाहट की आवाजें निकलने लगी, क्योंकि ऊर्जा को उसके शरीर के अंदर निकलने की कोई जगह नहीं मिल रही थी और वह केवल अनियमित दिशाओं में फैलकर उसके शरीर से टकरा रही थी। यून का शरीर पिघलते लोहे की तरह लाल होने लगा। प्राचीन फे हड्डी की ऊर्जा उसकी नसों और हड्डियों के जोड़ों में प्रवेश कर गई, जिससे हड्डियों के चटकने की स्पष्ट आवाजें सुनाई देने लगीं। ओह, कांगमान ने अपनी आंखें खोलीं और नीचे देखा। किसानों ने भी इस हलचल को महसूस किया। क्या बात, ऐसा तो नहीं हो सकता कि यून जबरदस्ती सारी ऊर्जा को सोखने की कोशिश कर रही हो, है ना? लिया ने भी ऊपर देखा और हैरानी के बाद उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभर आए। क्या यून अभी भी मानसिक रूप से ठीक है? क्या वह बिना पर्याप्त भूख के एक ही निवाले में मोटा होना चाहता है? वह तो केवल इतना खाएगा कि उसकी मौत हो जाएगी। यदि कोई जबरदस्ती प्राचीन फे हड्डी को अवशोषित कर लेता तो या तो वह प्राचीन फे हड्डी में समाहित हो जाता या फिर विस्फोट होकर उसकी मृत्यु हो जाती। ये कैसी बेवकूफ़ी है! वो अपनी मूर्खता के कारण मरने वाला है। साधकों को यह अविश्वसनीय लगा। ऊर्जा का अपव्यय अपरिहार्य था, लेकिन मनुष्य एक ही छलांग में आकाश तक पहुंचने और इस प्रक्रिया में अपने शरीर को विस्फोटित करने की योजना बना रहा था। कैंगमान ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। यून के बारे में उनकी राय अभी उतनी अच्छी नहीं थी। यून वास्तव में विधिशास्त्र में प्रतिभाशाली था। यदि उसे ध्यानपूर्वक प्रशिक्षित किया जाता तो यून संभवतः लुओ वंश का विशेषज्ञ बन सकता था और यहाँ तक कि राजमहल में प्रवेश करने में भी सक्षम हो सकता था। ब्लैकविंड वैली की परीक्षा निश्चित रूप से यून के लिए प्रतिकूल थी, लेकिन मार्शल आर्ट कभी भी निष्पक्षता के बारे में नहीं होती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यून परीक्षा पास करने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाएगी। कांगमान ने सिर हिलाया। योद्धा सिर्फ दीवारों पर बेतरतीब ढंग से सिर पटकने से परिपक्व और मजबूत नहीं हो जाते। उन्हें दृढ़ता और साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही उन्हें ज्ञान और आत्मसमझ की भी आवश्यकता होती है, अन्यथा वे केवल मर जाएंगे। अब यून स्पष्ट रूप से खुद को एक बेहद खतरनाक स्थिति में डाल रहा था। हालांकि ऐसा होने के बावजूद कैंगमान ने हस्तक्षेप नहीं किया। माउंट एज्योर बिलो में वह केवल एक गवाह था। सभी परीक्षण लुओ वंश के शिष्यों द्वारा ही पूरे किए जाने थे। उनके शिष्य भले ही युवा पीढ़ी के कहे जा सकते हों, लेकिन उनमें से सबसे युवा ने भी 3 दशकों तक साधना की थी। यदि वे मनुष्य होते तो अपने अपने परिवार के मुखिया होते। उन्हें अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ती। कैंगमान द्वारा यून की अनदेखी देखकर लिया, रानयू और उनके साथी यून की बदकिस्मती पर खुश हो रहे थे। अगर कैंगमान हस्तक्षेप करता तो यून निश्चित रूप से ठीक हो जाता, लेकिन वे ऐसा नहीं देखना चाहते थे। प्राचीन परिसंरचना ने यून को एक शानदार अवसर दिया था। दुर्भाग्य से यून इसे पचा नहीं पाया और शायद इसी अवसर के कारण उसकी जान भी चली गई। ये बहुत विडंबनापूर्ण था। उसे बस उस प्राचीन परी की हड्डी के टुकड़े का अफसोस था। काश वह उनके पास होता। इस विचार को ध्यान में रखते हुए फायर क्लाउड स्टेट के कई शिष्यों ने यून की त्वचा को और अधिक लाल होते देखा, मानो वह एक भट्ठा हो जिसके अंदर भयंकर लपटें जल रही हों। इसके अलावा यून ने न केवल अपने सभी एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सील कर दिया था, बल्कि उसने अपने शरीर के चारों ओर मौजूद हजारों छिद्रों को भी सील कर दिया था। फे जाति के वे प्रतिभाशाली लोग भी, जो अपनी प्राचीन रक्त रेखा को जागृत कर सकते थे, प्राचीन फे हड्डी में निहित ऊर्जा को अवशोषित करते समय केवल कुछ एक्यूपंक्चर बिंदुओं को ही सील करते थे। वे निश्चित रूप से अपने शरीर के सभी छिद्रों को सील नहीं करते थे। उन्हें अपने छिद्रों के माध्यम से थोड़ी ऊर्जा प्रवाहित करनी पड़ती थी, अन्यथा उनका शरीर फट सकता था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती। लेकिन अब यून के शरीर से न केवल अतिरिक्त ऊर्जा नहीं निकल रही थी, बल्कि पसीने की एक बूंद भी नहीं बह रही थी। इससे यून का शरीर धीरे धीरे फूलने लगा। उसकी त्वचा के नीचे की रक्त वाहिकाएं दिखाई देने लगीं। अगर यून के कपड़े जादुई न होते तो अब तक उनमें आग लग चुकी होती। अरे चलो अंदाजा लगाते हैं कि ये बदमाश कब तक इसे झेल पाएगा। लिया ने अचानक ही मनमौजी होकर पूछा। साधना करना उबाऊ था तो उसने सोचा कि क्यों न कुछ मनोरंजन का साधन ढूंढ लिया जाए। शर्त लगाएं। अध्याय 834 मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प। शर्त। फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। चूंकि ब्लैकविंड वैली की परीक्षा पूरे 1 महीने तक चलने वाली थी, इसलिए एक शो देखते हुए बोरियत दूर करने और मनोरंजन पाने का मौका वे निश्चित रूप से ठुकरा नहीं सकते थे। हालांकि इसी क्षण उनके ऊपर आसमान में हलचल मच गई। बादलों के बीच से एक आत्मा को चीरते हुए अचानक एक स्पिरिट क्रूजर प्रकट हुआ। नीचे उतरते हुए वह ब्लैकविंड वैली के ऊपर मंडराने लगा। सभी ने देखा कि स्पिरिट क्रूजर के अगले हिस्से पर कांगमांग खड़ा था। 2 कांगमांग। अपनी दृष्टि से वे पिछले कांगमांग और नए आए कांगमांग के बीच अंतर नहीं बता सकते थे। रूप, रंग और आभा के मामले में वे बिल्कुल एक जैसे थे।
हालांकि जब दूसरा कैंग मांग खड़ा हुआ तो स्पिरिट क्रूजर के धनुष पर मौजूद कैंग मांग एक छोटे से सांप में बदल गया और फिर तेजी से कैंग मांग की आस्तीन में घुस गया। ये भगवान कांग मांग का अवतार है। जब शिष्यों ने ये देखा तो वे मन ही मन आश्चर्यचकित रह गए। यह कोई साधना तकनीक नहीं बल्कि कांग मांग की प्रतिभा थी। उनके शरीर पर कितने सर्प छिपे थे यह अज्ञात था और हर सर्प उनका अवतार बनने की क्षमता रखता था। ये फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के लोग हैं। इन्होंने प्राचीन फे एडिफिस की परीक्षा पूरी कर ली है और इन्हें भी ब्लैक विंड वैली लाया गया है। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों ने तुरंत पहचान लिया कि स्पिरिट क्रूजर में सवार लोग फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों का समूह थे। लुओ वंश में 100 से अधिक राज्य थे और लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य के शिष्यों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों से गुजरना पड़ता था। और चूंकि अग्नि बादल राज्य और फीनिक्स फर्मियाना राज्य पड़ोसी माने जाते थे और कैंग मांग की देखरेख में थे, इसलिए उनकी परीक्षाएं और प्रशिक्षण एक समान होना स्वाभाविक था। प्राचीन फे भवन में वापस आकर उनकी परीक्षाएं अलग अलग समय पर आयोजित की गईं। हालांकि ब्लैकविंड वैली की परीक्षाएं पूरे 1 महीने तक चली और दोनों राज्यों के शिष्यों के बीच केवल 1 दिन का अंतर था, इसलिए उनका अधिकांश समय एक साथ प्रशिक्षण में व्यतीत हुआ। प्रत्येक राज्य के अनुयायी पहले से ही आपस में कड़ी प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। अलग अलग राज्यों के मामले में तो प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र थी। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों को आते देख फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों ने यीयुन को नजरअंदाज कर दिया और उन सभी के चेहरे उदास थे। अब से फायर क्लाउड स्टेट और फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के साधक ब्लैकविंड वैली में एक साथ प्रशिक्षण लेंगे। मूल्यांकन का मानदंड एक ही है। 1 महीने बाद जो 5वें स्तर तक पहुंचेंगे उन्हें उत्तीर्ण माना जाएगा। जो 5वें स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे वे लुओ डिवाइन हॉल में परीक्षा देने न जाएं, ताकि मेरे लुओ वंश के संसाधनों का दुरुपयोग न हो। प्राचीन फे एडिफिस में दोनों अवस्थाओं के शिष्यों के समग्र परिणाम लगभग एक जैसे हैं। अब ये ब्लैकविंड वैली के प्रशिक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगा। कांग मांग की ठंडी आवाज गूंजी। ये सुनकर फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों के चेहरे पर तुरंत ही अप्रिय भाव आ गए। अब फ्यूचर एड्स। हालांकि यह कहा गया था कि उनके परिणाम लगभग एक जैसे थे, लेकिन सभी जानते थे कि अकेले यीयुन ने ही फायर क्लाउड स्टेट को इतनी बड़ी बढ़त दिलाई थी। यदि उनके समग्र परिणाम फीनिक्स फर्मियाना स्टेट से बेहतर होते तो ये स्वाभाविक ही होता। लगभग एक जैसे परिणाम कहने का अर्थ ये था कि यीयुन और गुलुओ के असाधारण रूप से उत्कृष्ट परिणामों को छोड़कर अन्य शिष्यों के परिणाम फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों से खराब थे। अन्यथा लगभग एक जैसे परिणाम कैसे हो सकते हैं? लॉर्ड कांग मांग ने जो कहा उससे मुझे सबसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। रान यू ने चुपके से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। प्राचीन फे भवन में उसका प्रदर्शन उम्मीद से बहुत दूर था। वही यून और गुलुओ से भी कमजोर था। जाहिर है लुओ तियान को हराने का तो कोई सवाल ही नहीं था। ब्लैकविंड वैली में यह उनका विशेषज्ञता का क्षेत्र था। वह दोबारा हार नहीं सकते थे। दोनों राज्यों के शिष्यों का प्रशिक्षण कांग मांग द्वारा संचालित किया जाता था। दोनों राज्यों के शिष्यों को एक साथ रखकर और इस तरह के भड़काऊ शब्द कहकर उनका उद्देश्य केवल इन शिष्यों को उत्तेजित करना था, ताकि वे तब तक प्रतिस्पर्धा करें जब तक कि उनके सिर न फूट जाएं। लेकिन मार्शल आर्ट का मार्ग हमेशा दूसरों को कुचलकर ऊपर उठने के बारे में ही रहा है। या तो आप हजारों लोगों को कुचलकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे या फिर आप दूसरों के पैरों तले रौंदे जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जब उन्होंने कांग मांग के शब्द सुने, चाहे वे फायर क्लाउड स्टेट के शिष्य हों या फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्य हों जिनका नेतृत्व लुओ तियान कर रहे थे, वे सभी युद्ध की भावना से भर गए। लुओ तियान के लिए प्राचीन फे एडिफिस परीक्षा में उसका परिणाम वास्तव में बेहद शानदार था। हालांकि यीयुन की पिछली उपलब्धियों को देखते हुए उसका यह अद्भुत परिणाम उतना चौंकाने वाला नहीं लगा जितना होना चाहिए था। ब्लैकविंड वैली की यात्रा पर लुओ तियान खुद को जोश से भर रहा था। कांग मांग के कुछ भी कहे बिना भी वह रान यू, गुलुओ और यीयुन को बेरहमी से कुचलने पर तुला हुआ था। इसी क्षण ब्लैकविंड वैली के नीचे एक तेज गर्जना सुनाई दी। सभी लोग घबरा गए और उन्होंने जल्दी से अपने सिर नीचे कर लिए। यह क्या हंगामा है? ब्लैकविंड वैली के भीतर काले रंग की गैस को ज्वार की लहर की तरह बहते हुए देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सुनामी की आवाज पैदा कर रही हो। इस गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर शिष्य चौंक गए। पतित रक्त ड्रैगन पहले ही मर चुका था और ब्लैकविंड वैली उसके शव के सड़ने के बाद बनी भूमि थी। हालांकि उस हलचल से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी सच्चे ड्रैगन का पुनर्जन्म हुआ हो। तुम्हारी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है, कैंग मांग ने अचानक कहा। अब फ्यूचर एड्स। ओह, लॉर्ड कांग मांग का क्या मतलब है? अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो काली पवन घाटी की गहराई तक पहुंचने के बावजूद भी शायद आपको इसे मिलने का मौका न मिले। लेकिन अब आप इसका असली रूप देख सकते हैं। क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक नहीं है कि काली पवन घाटी में छिपा असली अवसर क्या है? यही वह अवसर है, कैंग मांग ने कहा। कैंग मांग की बातें सुनकर सभी लोग तुरंत बेहद उत्सुक हो गए। क्या ये हलचल ब्लैकविंड वैली के लिए एक अवसर थी? इस समय जैसे ही तेज गर्जना उनकी ओर बढ़ने लगी, काली गैसें और अधिक अशांत हो गईं। एक जोरदार धमाके के साथ गाड़ी काली गैस अलग हो गई और उसमें खून के रंग के जैड पत्थर की तरह चमकीला एक लाल सांप तैरता हुआ दिखाई दिया। सांप के सिर पर एक सींग था और उसके प्रकट होते ही सबको ऐसा लगा जैसे उनकी खोपड़ी फट गई हो। कितनी तीव्र भयानक रक्त की आभा! यह मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प है। ये काली पवन घाटी में रक्त ड्रैगन की काली गैस से स्वाभाविक रूप से संघनित होता है। इसे काली पवन घाटी का एक अनूठा खजाना माना जाता है। ये स्वयं एक जीवित प्राणी नहीं है, लेकिन यह असाधारण रूप से तेज बुद्धि वाला है। यह आमतौर पर 7वें स्तर से नीचे रहता है और शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाता है, कैंग मांग ने कहा। ब्लैकविंड वैली का खजाना। हे, इसे खाने का मतलब है 3 साल तक रक्त ड्रैगन की काली गैस को सोख लेना। इसके अलावा इसमें पतित रक्त ड्रैगन की आभा का एक अंश भी है। हालांकि इस तरह की चीज आमतौर पर खाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है, कैंग मांग ने सीधे सीधे कहा। जी, ये सुनकर कि मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प में पतित रक्त ड्रैगन की आभा समाहित है, कई शिष्यों ने हैरानी से सांसें रोक लीं। यह एक सच्चे ड्रैगन का वंश था। भले ही यह एक छोटा सा अंश ही क्यों न हो, फिर भी यह अद्भुत था। लुओ तियान और रान यू जैसे लोगों की आंखें पहले से ही चमक रही थीं। गुलुओ जैसे जीवित ज़ोंबी की आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी। जहां तक लिया और उसके साथियों की बात है, उन्होंने पहले तो ईर्ष्या भरी निगाहें दिखाईं, फिर उनके चेहरे कड़वाहट से भर गए और उन्होंने सिर हिला दिया।
ये कैसी किस्मत थी। लुओ तियान और उसके साथियों की गैरमौजूदगी में भी उनके लिए 7वें स्तर तक पहुंचना नामुमकिन था। वे किसी भी तरह से मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प को पकड़ नहीं सकते थे। अगर सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते तो भी ठीक होता, लेकिन ये पूरी तरह संभव था कि लुओ तियान और उसके साथी 7वें स्तर या उससे नीचे तक पहुंचने में सक्षम हो। इस असमानता और असंतुलन ने इन शिष्यों के दिलों में कड़वाहट भर दी थी। अध्याय 835 निर्बाध शरीर। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प। रानयू की आंखों में लालसा और लोभ की झलक दिखाई दी। इससे पहले वह प्राचीन फे हड्डी प्राप्त करने में असफल रहा था, इसलिए अब उसे हर हाल में मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प को प्राप्त करना ही था। हालांकि उसके दुश्मन यी यून से बदलकर लुओ तियान और गु लुओ हो गए, लेकिन ये बिल्कुल सही था। लुओ तियान और गु लुओ ताकतवर और मशहूर प्रतिद्वंद्वी थे। ऐसे दुश्मनों से मुकाबला करना वाकई मजेदार था। यी यून के विपरीत एक अज्ञात बदमाश इंसान, उसके खिलाफ जीत से कोई गौरव प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि एक बार हारने पर, जैसा कि वह पहले प्राचीन परिभवन में हारा था, वह एहसास इतना शर्मनाक था कि उसे तुरंत आत्महत्या करने का मन कर रहा था। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प ने अपना सिर दिखाने के बाद वापस उमड़ती हुई काली गैसों में तैरकर गायब हो गया। ठीक है, शुरू करो, कैंगमान ने हल्के स्वर में कहा। हाँ, तो मैं शुरू करता हूँ। लुओ तियान ने अपनी पूंछ को पीछे की ओर झटका दिया और फिर रक्त ड्रैगन की काली गैस में छलांग लगा दी। अरे बाप रे, तुम लोग एक दिन पहले यहाँ आए थे, लेकिन तुम में से अधिकतर अभी भी दूसरे स्तर पर ही हो। कितने कमजोर हो तुम लोग हो। जैसे ही लुओ तियान नीचे उतरा, उसने अपने उपहास को रोकने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सुनकर अग्नि बादल अवस्था के शिष्यों के चेहरे बिगड़ गए, लेकिन ये कहना ही पड़ेगा कि लुओ तियान वास्तव में शक्तिशाली था। लुओ तियान बंदर की तरह फुर्तीला था। रक्त ड्रैगन की काली गैस से निकलने वाली दुर्गंध उसकी ओर तेजी से बढ़ी, लेकिन अपनी लंबी पूंछ के एक झटके से उसने उसे पूरी तरह से सोख लिया। यह इतना आसान था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह खेल रहा हो। बेशक ये तो सिर्फ पहला और दूसरा स्तर था। अगर लुओ तियान इससे नीचे जाता तो वह इतना निश्चिंत नहीं रह पाता। गु लुओ, रानयू। लुओ तियान ने अपने नीचे मौजूद गु लुओ और रानयू को एक नज़र में देखा। उसकी नज़रें उन पर टिक गईं, लेकिन उसके बाद उसने चारों ओर देखना शुरू किया और वह थोड़ा अचंभित रह गया। मुझे ही उन क्यों नहीं दिख रही। लुओ तियान आक्रामक मुद्रा में ब्लैक विंड वैली में कूद गया था, लेकिन उसे ही उनकी आकृति दिखाई नहीं दी। पब फ्यूचर एड्स। हालांकि अपनी दृष्टि के एक ही झटके में उसने यी यून को पहले तल पर पाया। इस समय यी यून एक गुफा में बैठा था। उसके पूरे शरीर की त्वचा भुनी हुई सी लग रही थी और उसके शरीर के भीतर से ऐसी गर्जना की आवाजें आ रही थी जो किसी एबॉक्स जैसी लग रही थी। यी यून क्या कर रही है। लुओ तियान क्षण भर के लिए चौंक गया। अरे, प्राचीन परिआभा, उसके सारे एक्यूपंक्चर बिंदु सील हैं। लुओ तियान को एहसास हुआ कि यी यून में कुछ असामान्य है। यहाँ तक कि उसके कान और हृदय के एक्यूपंक्चर बिंदु भी सील थे, इसलिए यी यून बाहरी दुनिया से कुछ भी नहीं सुन सकता था। कहीं वो यहाँ प्राचीन परिअस्थि को अवशोषित तो नहीं कर रहा। लुओ तियान बुरी तरह चौंक गया। क्या यी यून बेवकूफ था। ब्लैक विंड वैली की परीक्षा तो सिर्फ 1 महीने चली थी। उसका साधना स्तर अभी भी बेहद कमजोर था, फिर भी वो यहाँ प्राचीन परिअस्थि को अवशोषित कर रहा था। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। एक इंसान का शरीर तो कमजोर है और यी यून की शक्तिशाली नियम संबंधी अंतर्दृष्टि भी यहाँ बेकार है। वह 5वां स्तर भी पार नहीं कर सकता और नतीजा ये होगा कि वह लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएगा। रानयू ने ब्लैक विंड वैली के 5वें तल से बेपरवाही से कहा। उसकी आवाज़ घने कोहरे को चीरते हुए सबके कानों तक पहुंची। कमजोर वंश। मनुष्यों का वंश सचमुच कमजोर है, लेकिन ब्लैक विंड वैली को पार करने के लिए प्राचीन फे की हड्डी को अवशोषित करने का आखिरी प्रयास करना बहुत ही भोलापन है। लुओ तियान को समझ नहीं आ रहा था कि यून इतना मूर्ख क्यों था, लेकिन यह अच्छा ही था। पहले ही यून ने उसे कुचल दिया था और उसके प्रति उसके मन में द्वेष था। अब जब उसने यून को अपनी ही कब्र खोदते देखा तो उसे भी राहत मिली। अंतिम समय में यह प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएगा। रानयू ने बेपरवाही से कहा और लुओ तियान की ओर देखा। उसे नजरअंदाज करो, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी हूँ। ये कहते ही रानयू की आभा फट पड़ी और उसके रक्तवंश की शक्ति से युक्त मुके से कटोरे जितनी मोटी काली गैस की एक सर्पनुमा आकृति बिखर गई। उसके तुरंत बाद वह सर्पनुमा आकृति समाहित हो गई। हा, रानयू, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे प्रतिद्वंदी बनने के लायक हो। लुओ तियान अचानक सीधे नीचे की ओर गिर पड़ा। तीसरा स्तर, चौथा स्तर, 5वां स्तर। लुओ तियान तुरंत 5वें स्तर पर पहुंच गया, जो कि रानयू के समान स्तर था। रानयू की आंखें केंद्रित हो गईं और उसकी वंशानुगत शक्ति फूट पड़ी। उनकी नियमशास्त्रीय समझ लुओ तियान से कमजोर थी, लेकिन ब्लैक विंड वैली की परीक्षा में वंश की पहचान करना उनकी विशेषज्ञता थी। उन्हें मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प प्राप्त करना ही था। रानयू 6ठे स्तर की ओर बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि लुओ तियान ने रानयू पर कुछ दबाव डाल दिया है। वह समय से पहले ही 6ठे स्तर पर पहुंचने की जल्दी में है। जल्दी नहीं है, 6ठे स्तर तक उतरना इतना आसान नहीं है। रानयू को देखो, वह तो बस इसका जायजा ले रहा है। रानयू हिले तक नहीं, लेकिन उनके पीछे मौजूद रानई मछली की प्रेत छवि 6ठे स्तर की ओर तैरने लगी। पब फ्यूचर एड्स। हालांकि जैसे ही यह 6ठे स्तर पर पहुंचा, घनी काली गैस उमड़ पड़ी और उसमें एक मानवाकार छाया थी। मानवाकार आकृति वाली परछाई ने एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी, जिसे उसने लहराते हुए प्रेत आकृति पर वार किया। रानयू को तुरंत अपने सिर में झुंझुनी महसूस हुई और उसने जल्दी से रानई मछली की प्रेत छवि को चकमा दिया और फिर उसकी पूंछ को कृपाण पर घुमा दिया। बूम! छाया तलवार के वार को रोकते ही एक जोरदार धमाका गूंज उठा। हालांकि रानी मछली भी 6ठे स्तर से पीछे हट गई। मानवाकार छाया उदास भाव से एक कदम पीछे हटी और रक्त ड्रैगन की काली गैस में गायब हो गई। क्या उस मानवाकार काली गैस ने अतीत में किसी योद्धा को निगल लिया होगा। ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बुद्धि है और वह साधना तकनीकों का उपयोग कर सकता है। रानयू का चेहरा गंभीर हो गया। पतित रक्त ड्रैगन का रक्त अत्यंत विचित्र था। पतित रक्त ड्रैगन ने शुरुआत में ही हजारों जीवित प्राणियों को निगल लिया था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसके द्वारा छोड़ा गया रक्त स्वयं को मजबूत करने के लिए फे जाति के योद्धाओं को निगल सकता था। जब अन्य शिष्यों ने यह दृश्य देखा तो वे कांप उठे। शुरुआत में ही वह काली गैस भयावह थी।
अगर उसमें फे जाति की थोड़ी सी भी बुद्धि आ जाती तो उससे निपटना और भी मुश्किल हो जाता। उन्होंने ये भी देखा था कि काली गैस में कई मानवाकार परछाइयां छिपी हुई थीं। यदि रानयू सचमुच छठे स्तर में उतर जाता तो वह तुरंत ही घेर लिया जाता। यदि छठा स्तर पहले से ही इतना कठिन था तो सातवां स्तर जाहिर तौर पर और भी भयावह होगा। हालांकि पांचवें स्तर से नीचे के स्तर शक्तिशाली विलक्षण प्राणियों के लिए थे। उन्हें बस पांचवें स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता थी। सभी ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। हालांकि वे रानयू जैसे असाधारण खिलाड़ियों से मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन वे कम से कम दूसरों से हारना नहीं चाहते थे। तुरंत ही सभी ने काली गैस को निगलने से पहले काले परियों से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के बाकी शिष्यों ने भी पहले स्तर से शुरुआत की, और जब ये दृश्य घट रहा था उसी दौरान गुफा में मौजूद यीयून एक अलग ही दृश्य का अनुभव कर रही थी। उफ उफ, जैसे ही एक्यूपंक्चर के प्रत्येक बिंदु और मेरिडियन में ऊर्जा का संचार हुआ, यीयून की भौहें ऊपर उठ गईं। ऊर्जा का प्रवाह भले ही तीव्र था, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल की सहायता से यीयून अपने शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से में ऊर्जा को समान रूप से वितरित करने में सक्षम था। उसने अपने शरीर की हर कोशिका को ऊर्जा से घेर लिया, जिससे किसी भी प्रकार का रिसाव नहीं हुआ। आमतौर पर मनुष्यों और यहाँ तक कि फेजाति के शारीरिक विकास के दौरान हमेशा कुछ कमियां रह जाती थीं। कुछ मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं ऐसी होती थीं जिनका विकास करना कठिन होता था, और यहाँ तक कि सबसे कुशल साधना तकनीकों में भी कुछ कमियां रह जाती थीं, और ये कमियां ही आगे चलकर योद्धा की कमजोरी बन जाती थीं। जैसे जैसे उनकी शक्ति अगले स्तर तक पहुंचती थी, ये कमियां ही बाधाएं बनकर उनकी शक्ति को रोकती थीं। और इस समय बैंगनी क्रिस्टल और प्राचीन परिअस्थि पर भरोसा करते हुए यीयून अनजाने में अपने शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से को मजबूत बना रहा था। समय के साथ यीयून को एक निर्बाध शरीर प्राप्त हो जाएगा। बेशक वह अभी शुरुआत में ही था और उसे अभी लंबा सफर तय करना था। जैसे ही यीयून सांस लेता और छोड़ता, ऐसा लगता था मानो वह आकाश और पृथ्वी के साथ एक हो गया हो। उसका शरीर, रक्त, नसें और अंग एक लोहे के टुकड़े की तरह थे जिसे बार बार गढ़ा गया हो। उसे बेरहमी से गर्म करके लाल रंग का बना दिया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान अशुद्धियां निकल गईं और बचे हुए हिस्से अधिक पारदर्शी और ठोस हो गए। अध्याय 836 उकसाया गया। समय बीतने के साथ ब्लैकविंड वैली की गहराई में फीनिक्स फर्मियाना स्टेट और फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों ने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। रक्त ड्रैगन की काली गैसों से लड़ते हुए उनके शरीर भी धीरे धीरे मजबूत होते गए। कई शिष्यों ने दूसरा स्तर पूरा कर लिया था और वे धीरे धीरे तीसरे स्तर में प्रवेश करने लगे। उनमें से कई ने तीसरे स्तर में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और कुछ चौथे स्तर तक भी पहुंच गए थे। इस समय उनमें से अधिकांश अपनी सीमा पर पहुंच चुके थे और आगे नीचे उतरने की कोई क्षमता नहीं बची थी। कुछ के पास बैठने और साधना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उन्हें अपनी फेजाति के रक्त को ब्लैकविंड वैली की काली गैस को ग्रहण करने देना था ताकि वे पोषित हो सकें। और साधना करते समय उनमें से कुछ ने यीयून की स्थिति पर ध्यान दिया। यीयून की हालत देखकर वे सचमुच अवाक रह गए। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यीयून का शरीर बुरी तरह जल रहा था और उसके सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बंद हो चुके थे। उसका शरीर बॉयलर की तरह गर्म था और ऐसा लग रहा था मानो वह आग की लपटों में जल जाएगा। अब जब वे तीसरे या चौथे स्तर पर पहुंच चुके थे तो वे स्वयं इसे और सहन नहीं कर पा रहे थे, और यीयून की ओर देखते हुए उसका पूरा शरीर अभी भी गर्म था और उसके एक्यूपंक्चर बिंदु जकड़े हुए थे मानो उसका शरीर फटने ही वाला हो। इसमें क्या गलत था, मैं सोचता हूँ, वह बदमाश इतनी देर तक कैसे टिका हुआ है। भले ही वह फटकर न मरे, लेकिन अगर उसकी नसें नष्ट हो जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। फेजाति के शरीर भी इतनी शक्तिशाली ऊर्जाओं को सहन नहीं कर सकते। यीयून की हालत देखकर एक अग्निबादल अवस्था के शिष्य ने कहा। इस समय लिया भी चौथे स्तर पर पहुंच चुका था। यीयून को देखते हुए उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। वह बदमाश उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा देर तक टिका रहा। हालांकि कोई भी इतनी देर तक टिक नहीं सकता था। भले ही उनकी इच्छाशक्ति उन्हें टिके रहने देती, उनकी नसें ऐसा नहीं कर पाती। जब उसने इस बारे में सोचा तो लिया ने कराहते हुए कहा, यह तो बस इच्छाशक्ति का नतीजा है, लेकिन ऐसा करने से उसकी नसें क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। 1-2 साल में वह इससे उबर नहीं पाएगा। उसकी शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है कि वह ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे ही टिक पाएगा। 2 घंटे? मेरे हिसाब से तो लगता है कि वो इतने समय तक टिक नहीं पाएगा। शायद वो 4 घंटे और भी टिक सके। फायर क्लाउड स्टेट के एक शिष्य ने अनिश्चितता से कहा। उसे भी पहले यही लगता था कि यीयून इतनी देर तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो और भी लंबे समय तक टिक सकता है। लाइया ने हंसते हुए कहा, 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि हम इस पर शर्त लगा सकते हैं? लेकिन फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्य आ गए और उन्होंने हमें बीच में ही रोक दिया। क्या आप अब भी इसके लिए तैयार हैं? लिया के ऐसा कहने पर फायर क्लाउड स्टेट के अन्य शिष्य संशय में पड़ गए। उन्हें यकीन नहीं था कि यीयून कब तक इस स्थिति को कायम रख पाएगा। हालांकि यह अप्रत्याशित था कि कोई सचमुच इतना नाराज होगा। तीसरे तल से लुओ फैंगलिंग की एक महिला की आवाज आई। उसने कहा, लिया, छोटे भाई यीयून हमारे फायर क्लाउड स्टेट के शिष्य हैं। अब जब हम फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो दोनों राज्यों के शिष्य एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं, ताकि वे अपने अपने राज्य के लिए गौरव प्राप्त कर सकें। लेकिन तुम, लिया, तुमने फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों से प्रतिस्पर्धा नहीं की और इसके बजाय हमारे फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों का मजाक उड़ाना चुना। क्या तुम हद पार नहीं कर रहे हो? चाहे जो भी मामला हो, लुओ फैंगलिंग ही वह व्यक्ति था जिसने यीयून को अग्निबादल अवस्था में लाया था। इसके अलावा यीयून का स्वभाव अच्छा था, इसलिए लुओ फैंगलिंग की यीयून के प्रति अच्छी राय थी। इसके अलावा लुओ फैंगलिंग एक नई शिष्या थी जो आगामी लुओ डिवाइन हॉल परीक्षाओं में यीयून के साथ भाग लेने वाली थी। उनकी स्थिति काफी हद तक समान थी, क्योंकि वरिष्ठ शिष्यों द्वारा उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था, इसलिए उनका एक साझा दुश्मन था। यीयून का उपहास देखकर उसे असहज महसूस हुआ। लिया ने ताना मारा, बेशक हमारी फायर क्लाउड स्टेट को फीनिक्स फर्मियाना स्टेट से मुकाबला करना ही होगा। हालांकि ये किसी इंसान पर निर्भर नहीं होगा, ये हमारी फे जाति का एक सदस्य होगा जिसकी रिक्तरेखा सबसे अधिक संवर्धित है। शायद मैं इसके लिए सक्षम न हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी रिक्तरेखा कुछ हद तक शक्ति प्रदान कर सकेगी।
जहां तक तुम्हारी बात है लुओ फैंगलिंग, फीनिक्स फर्मियाना राज्य के खिलाफ मुकाबले में अपनी भूमिका के बारे में सोचो। यह मत सोचो कि तुम्हारा उपनाम लुओ है और तुम स्वर्ग की परी हो, इससे कुछ फर्क पड़ता है। लुओ वंश में लुओ उपनाम वाले कई लोग हैं, कुछ दूर के वंश तो मेरेली वंश से भी कमतर हैं। तुम अभी तक तीसरे स्तर तक भी नहीं पहुंचे हो। मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि तुम परीक्षा के अंत तक 5वें स्तर तक पहुंच पाओगे। हो सकता है तुम बाहर ही हो जाओ। लुओ कबीले ने लुओ फैंगलिंग का बेरहमी से उपहास किया, जिससे वह दांत पीस बैठी। उसका पारिवारिक कबीला लुओ कबीले की एक महत्वहीन शाखा थी। वास्तव में उसकी वंश परंपरा शक्तिशाली नहीं थी और यही वह बात थी जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा नहीं था। साधना तकनीकें विकसित की जा सकती थी, लेकिन उसकी वंश परंपरा को मजबूत करने के लिए प्राचीन फेहदी जैसी कोई अनमोल वस्तु ही काम आ सकती थी। वह इसे कहाँ से प्राप्त करेगी? अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचने पर लुओ फैंगलिंग ने गुस्से से कहा, क्या तुम शर्त लगाना नहीं चाहती थी? मैं भी शर्त लगाती हूँ। अगर मैं 5वें स्तर तक पहुंच जाऊं तो क्या होगा? अगर जूनियर ब्रदर ही 2 घंटे से ज्यादा समय तक टिक पाए तो क्या होगा? लुओ फैंगलिंग की शर्त लगाने की सहमति सुनकर लिया को दिलचस्पी हुई। उसकी आंखों में एक चमक थी और होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि लुओ फैंगलिंग 5वें स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी, और वह उन चीजों पर शर्त नहीं लगाता था जिन पर उसे भरोसा न हो। लेकिन ये यून के लिए अगर वह 2 घंटे तक टिक सकता था तो क्या वह 4 घंटे तक टिक पाएगा? क्या 4 घंटे पर शर्त लगाना पक्का जीत नहीं थी? लुओ फैंगलिंग की बेचैनी को देखते हुए अगर वह शर्त में 2 घंटे और जोड़ दे तो शायद वह मान जाएगी। ये सोचकर लिया मुस्कुराए और बोली, शर्त लगाना चाहते हो? बढ़िया। अगर वह बदमाश 2 घंटे से ज्यादा टिकता है तो मैं तुम्हें हर 2 घंटे के लिए 3 वर्ल्डस्टोन दूंगी। अगर वह 2 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाता तो तुम मुझे 10 वर्ल्डस्टोन दे देना। कैसा रहेगा? लिया के ऐसा कहते ही वहां मौजूद लोगों ने दबे स्वर में सिर हिलाया। लिया बेहद धूर्त था। अगर लुओ फैंगलिंग ने ये उनके टिकने के समय को लेकर लिया के साथ शर्त लगाई होती तो ये पहले से ही लुओ फैंगलिंग के लिए नुकसानदेह होता। लेकिन अब लिया ने लुओ फैंगलिंग को धोखा देने के लिए शर्त लगा दी थी। हर 2 घंटे में लगातार प्रयास करते रहना, जिसका मतलब 3 विश्व पत्थर खोना था। सुनने में तो ऐसा लगता था कि लुओ फैंगलिंग को फायदा मिल गया है, लेकिन सभी जानते थे कि 8 या 10 घंटे तक ऐसा करना व्यवहारिक रूप से असंभव था। ये सब ऐसी प्रलोभनात्मक चीजें थीं जिन्हें हासिल करना असंभव था। लिया के ऐसा कहने पर उसने 2 घंटे की शर्त को 4 घंटे की शर्त में बदल दिया। 4 घंटे बाद ही वह वर्ल्डस्टोन हारना शुरू करेगा। अगर 4 घंटे से कम समय लगता तो वह 10 जीत जाता। तुरंत ही कई लोगों ने लिया के इस कृत्य के लिए उसे घृणा की। लुओ फैंगलिंग उससे कम उम्र की थी और एक युवती थी। फिर भी लिया ने लुओ फैंगलिंग की उत्तेजित अवस्था का फायदा उठाकर शर्त बदल दी और उस युवती से उसके विश्वरत्न हड़प लिए। वह पूरी तरह से निर्लज था। इस समय लुओ फैंगलिंग ने अपना संकल्प पूरी तरह से ले लिया था। लिया द्वारा उपहास किए जाने के बाद वह इस झूठ को कैसे सहन कर सकती थी? इस परीक्षा में उसे एक नई शिष्या होने और परी ब्लैक बैम्बू के माध्यम से परीक्षा में स्थान प्राप्त करने के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। यह मात्र 10 विश्व पत्थरों के बराबर था, जो 2 साल के वेतन के बराबर था। हालांकि यह थोड़ा महंगा पड़ेगा, फिर भी लुओ फैंगलिंग इसे वहन कर सकती थी। ठीक है, मैं शर्त लगाती हूँ, लुओ फैंगलिंग ने दांत पीसते हुए कहा। साथ ही उसने मन ही मन प्रार्थना की कि यून 2 घंटे से अधिक समय तक टिक सके। उसे उम्मीद थी कि न केवल उसका शरीर मजबूत होगा, बल्कि उसे एक भी विश्व पत्थर न खोना पड़े। लुओ वंश की एक शाखा होने के नाते लुओ फैंगलिंग का परिवार उसे बहुत अधिक संसाधन नहीं देता था। उसे अभी भी खुद पर निर्भर रहना था। 10 विश्व पत्थर खोने से उसकी साधना की गति बहुत धीमी हो जाएगी। अध्याय 837। लिया मानसिक रूप से टूट जाती है। हे, चूंकि तुमने शर्त मान ली है तो शपथ ले लो, लिया ने कहा। यह कहते हुए उसने अपनी उंगलियों से खून की एक बूंद उछाली और एक हस्तरेखा बनाई जो ब्लैकविंड वैली के तीसरे तल पर स्थित लुओ फैंगलिंग की ओर उड़ गई। लुओ फैंगलिंग ने उस हस्तरेखा को पकड़ लिया और उस पर खून की एक बूंद उछाल दी। यह एक मानसिक राक्षस शपथ थी। लुओ वंश के शिष्य आमतौर पर अपनी शर्तों में ऐसी शब्दों का प्रयोग करते थे। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी, अन्यथा नुकसान लाभ से कहीं अधिक हो जाता था। एक बार मानसिक राक्षस शपथ ले ली जाती थी तो शर्त भी पक्की हो जाती थी। लिया ने मुस्कुराते हुए चौथे स्तर पर ध्यान लगाना शुरू किया और 5वें स्तर तक पहुंचने की तैयारी करने लगा। चौथे स्तर पर ध्यान लगाना आसान नहीं था। उसे लगातार अपनी फेजाती की रक्तरेखा को शक्ति प्रदान करनी पड़ती थी ताकि वह काली धुंध को सोख सके, और अगर उसे कोई गलती हो जाती तो काली गैस उसके शरीर में प्रवेश कर जाती, जिससे उसकी आत्मा के सागर को नुकसान पहुंचता। लिया अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा था ताकि वह 5वें स्तर पर आगे बढ़ सके। अब तक उसका 5वें स्तर तक पहुंचना निश्चित था। कांगमान ने पहले शिष्यों से 5वें स्तर तक पहुंचने की अपेक्षा की थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि उन्हें 5वें स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। लिया के लिए यह बहुत आसान था। उसने अपने लिए जो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित किया था वह था 5वें स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना और 6ठे स्तर पर थोड़े समय के लिए टिके रहना। हालांकि इस तरह के लक्ष्य को पूरा करने से लॉर्ड कांगमान पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यह उनके अपने परिवार में एक सराहनीय उपलब्धि थी, जिससे उन्हें परिवार के संसाधनों का अधिक आनंद लेने का मौका मिला। जब लिया अपनी साधना में लीन थे तभी अचानक किसी ने कहा, सीनियर ब्रदर लिया, लगभग 2 घंटे हो गए हैं। ओह, लिया ने अपनी आंखें खोली और अपनी चेतना का उपयोग करते हुए ब्लैकविंड वैली के पहले तल पर नजर डाली जहां यून था। उसने देखा कि यून पहले जैसा ही दिख रहा था। उसकी त्वचा लाल चमक रही थी और उसके नीचे ऊर्जा की धाराएं बह रही थीं। यून के रोमचित्र बंद होने के कारण ऊर्जा बाहर नहीं निकल पा रही थी और ऊर्जा से भरी हुई रक्तवाहिकाओं को देखना एक चौंकाने वाला दृश्य था। हालांकि यून अभी भी दृढ़ संकल्पित थी। लिया ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो सिर्फ 2 घंटे ही बीते हैं। क्या अभी 2 घंटे और नहीं हैं? लिया ने काली धुंध को ग्रहण करते हुए अपना ध्यान जारी रखा, जिससे उसकी वंश परंपरा मजबूत हुई। लोग लिया की बेफिक्री भरी मानसिकता से काफी प्रभावित थे। लिया की साधना के दौरान फायर क्लाउड स्टेट के कई शिष्य समय समय पर यून की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। हालांकि लिया भी इस पर बारीकी से ध्यान दे रही थी।
एक योद्धा के पास असाधारण मानसिक शक्तियां होती थी, इसलिए समय की समझ होने के कारण उन्हें रेत घड़ी या अगरबत्ती जैसी चीजों की आवश्यकता नहीं होती थी। वे चुपचाप समय का हिसाब रख सकते थे। जल्द ही 4 घंटे बीत गए। येयून अभी भी पहली मंजिल पर बैठा था और ऐसा लग रहा था मानो वह समाधि में हो। हालांकि उसका शरीर आग की लपटों में जल रहा था, फिर भी वह निर्वाण की ज्वालाओं के बीच बैठे एक भिक्षु की तरह था। आग की लपटों में घिरे होने के बावजूद भी वह ध्यान कर रहा था और बौद्ध मंत्रों का जाप कर रहा था। सीनियर ब्रदर लाइया, 4 घंटे हो गए हैं। लिया खुद ही समय का ध्यान रख रहा था, लेकिन उसके एक छोटे भाई ने, जिसे ज्यादा जानकारी नहीं थी, उसे याद दिला दिया। लिया का चेहरा अचानक उतर गया। ये बदमाश अपनी हरकतों पर अड़ा क्यों रहता है? उसने बोलने वाले छोटे भाई को घूर कर देखा। वह उसे डांटना चाहता था, लेकिन तभी छोटे भाई ने आगे कहा, बड़े भाई लिया, आपने लुओ फैंगलिंग से 3 विश्व रत्न खो दिए हैं। लिया के होठों का कोना हल्का सा फड़क उठा। बकवास बंद करो, लिया ने गुस्से में कहा। 3 विश्व पत्थर लिया के लिए कुछ भी नहीं थे। फिर भी वही उनके साथ क्या हो रहा था, ये समझ नहीं पा रहा था। इतने लंबे समय तक टिके रहना स्वर्ग परी वंश के लोग भी नहीं कर सकते थे। लिया ने ठंडे लहजे में कहा, 4 घंटे उसकी सीमा है। वह लड़की लुओ फैंगलिंग काफी भाग्यशाली है। हालांकि चूंकि मैं हार चुकी हूं, इसलिए मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर लिया ने अपने मन को शांत किया और फिर से ध्यान करने लगा। लेकिन उसके बाद, बड़े भाई लाइया, 6 घंटे हो गए हैं। बातूनी छोटे भाई ने फिर से अपना मुंह खोला। लाइया ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा और उसका चेहरा विकृत हो गया। वह खड़ा हुआ और व्याकुल भाव से येयून की ओर देखा। आखिर चल क्या रहा था? 6 घंटे हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी नाड़ी नसें इसे सहन कर पाएंगी। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितनी देर तक टिक सकते हैं। लिया ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और फिर से बैठने से पहले अपनी मुट्ठियां भींच लीं। साधना के दौरान तो वह अपने मन को शांत रख पाता था, लेकिन उसके बाद। सीनियर ब्रदर लाइया, 8 घंटे हो गए हैं। वह याद दिलाना किसी शैतानी श्राप जैसा था। उसे सुनकर लिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे इसे सुनने से सचमुच डर लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि 8 घंटे बीत चुके थे। उसका गुस्सा भड़क उठा जब उसने मुंह खोलने वाले छोटे भाई को घृणा भरी निगाहों से देखा। उसने झल्लाकर कहा, मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ओह! छोटा भाई चौंक गया और अपनी गर्दन सिकोड़कर चुप रहा। 8 घंटे, ये क्या बकवास है? इस समय लिया में साधना जारी रखने का धैर्य नहीं बचा था। हर 2 घंटे में वह 3 विश्व पत्थर खो रहा था। क्या वह बदमाश सचमुच अंत तक कायम रह सकता था? शाबाश बच्चे, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक टिक पाते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मेरी सारी दौलत गंवाने पर मजबूर करके दिखाओ। लिया के पास काफी धन दौलत थी। आखिरकार वह लुओ फैंगलिंग से उम्र में बड़ा था। हेवन फायर हॉल की तनख्वाह और अपने परिवार के समर्थन से वह 30 विश्व पत्थरों का इंतजाम कर पाया था। विश्व पत्थर? मेरे पास तो बहुत सारे हैं। अगर मुझे तुम्हारी विस्फोटक मौत के लिए 20 पत्थर भी देने पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। इस विचार के साथ लिया को अपने मन में राहत महसूस हुई। लेकिन उसके बाद 10वां घंटा, 12वां घंटा, समय की नदी के बहने के साथ साथ लिया अब और स्थिर नहीं बैठ सकती थी। 16 घंटे हो गए हैं। क्या कुछ गड़बड़ है? छोटे भाई ने कहा। हे भगवान, जरूर कोई समस्या है। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग येयून पर ध्यान देने लगे, किसी ने कहा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि येयून इतने लंबे समय तक डटी रही। और इस समय लिया का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी संपत्ति इतनी बड़ी हानि सहन नहीं कर सकती थी। चूंकि उसने मानसिक दानव शपथ पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इसलिए वह अब अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता था। इतने सारे विश्व पत्थरों को खोने पर तो रानयू को भी भारी नुकसान होगा, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन यह अंत नहीं था। पूरा दिन बीतने के साथ ही समय 24वें घंटे में पहुंच गया। लिया बेहद चिंतित हो रहा था। इसका मतलब था कि उसे 33 विश्व पत्थर खोने पड़ेंगे। उसके पास इतने विश्व पत्थर थे ही नहीं, बाकी बचे विश्व पत्थरों का इंतजाम करने के लिए शायद उसे अपने कुछ खजाने भी बेचने पड़े। और उसके बाद 30 घंटे, फिर 32 घंटे। देखते ही देखते दूसरे दिन का लगभग आधा समय बीत चुका था। लिया मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थी। येयून ऐसा क्यों लग रहा था मानो वह और आगे बढ़ सकता है। जल्द ही सूरज डूब गया। माउंट एजोर बिलो में एक ऐसी संरचना थी जो सूर्योदय और सूर्यास्त को नियंत्रित करती थी। ये देखकर कि येयून अभी भी ठीक ठाक है और सूरज डूब चुका है, लिया को चक्कर आने लगा। उसे चारों ओर अंधेरा छा गया और वह लगभग खून उगलने ही वाला था। वह पूरी तरह से पराजित महसूस कर रहा था। अब उसमें, अगर तुम्हारे पास क्षमता हो तो मेरी सारी दौलत हड़प लो, जैसी बातें कहने की हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि वह पहले ही अपनी सारी दौलत खो चुका था। अब उसकी इच्छा थी कि वह येयून के सामने घुटने टेक कर उससे विनती करे, बड़े भाई कृपया अब और इंतजार मत कीजिए, मैं खुद अब और इंतजार नहीं कर सकता। हालांकि येयून ने जाहिर तौर पर लिया की प्रार्थना नहीं सुनी। दूसरा दिन बीत गया और आकाश उजाला हो गया। येयून भावहीन बना रहा, जबकि लिया ने पूरी रात तनावग्रस्त अवस्था में बिताई। उसकी आंखें पहले से ही लाल थीं। मामला बेहद अजीब था। येयून एक धधकते ज्वालामुखी की तरह लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण फट जाएगा। लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह हमेशा की तरह शांत बना रहा। और सबसे अक्षम्य बात यह थी कि तीसरे दिन की सुबह येयून का शरीर अचानक ऊपर तैरने लगा। उसने अपनी 5 इंद्रियों को बंद कर दिया था, लेकिन वह धीरे धीरे पहले स्तर से दूसरे स्तर पर उड़ गया। ब्लैकविंड वैली के दूसरे स्तर पर कोई नहीं बचा था। यहाँ तक कि बाई चेन भी बड़ी मुश्किल से तीसरे स्तर तक पहुंच पाई थी। इसलिए येयून ही दूसरे स्तर पर एकमात्र व्यक्ति थी। येयून की धीमी गति पर किसी ने नहीं हंसा, क्योंकि येयून ने प्राचीन फे हड्डी की ऊर्जा को अवशोषित करते हुए दूसरे स्तर तक उड़ान भरी थी। येयून के पीछे 9 नवजात शिशुओं की प्रेत छवि प्रकट हुई। यह इधर उधर भटकती रही, खुद को मजबूत करने के लिए काली धुंध को निगलती रही और बेहद बेफिक्र होकर अपने आनंदमय रास्ते पर चलती रही। येयून को न केवल पहले स्तर पर काली धुंध की तीव्रता की कमी नापसंद थी, बल्कि वह प्राचीन फे हड्डी की ऊर्जा को अवशोषित करते हुए दूसरे स्तर की काली धुंध का भी सामना करने में सक्षम था। येयून प्राचीन फे हड्डी की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी, जबकि 9 न्यूनेट एस्पेक्टोटिम काली गैसों को अवशोषित कर रहा था। यह दृश्य देखकर लिया सचमुच येयून के सामने घुटने टेकना चाहता था। उसे विश्वास था कि येयून चाहे कितनी भी देर तक डटा रहे, उसकी भी एक सीमा होगी।
अब येयुन के दूसरे स्तर पर आने का मतलब था कि उसके पास अभी भी और आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लिया का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह या तो बेहोश हो जाना चाहता था या ब्लैक विंड वैली की चट्टान से कूद जाना चाहता था। आखिर चल क्या रहा था? वह इस बात पर यकीन करने के बजाय कि कोई इंसान प्राचीन फे हड्डी की इतनी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, पीट पीट कर मरना पसंद करेगा। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। लिया दहाड़ उठा। इस समय फायर क्लाउड स्टेट के कई शिष्य दया भरी निगाहों से लिया को देख रहे थे। उन्हें यह भी पता था कि लिया ने लुओ फैंगलिंग को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे 70-80 वर्ल्डस्टोन का नुकसान उठाना पड़ा था। और ये उनकी स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता था कि 100 का आंकड़ा पार करना कोई समस्या होगी। एक ही झटके में 100 से अधिक विश्व पत्थरों को खो देने से लिया ने प्राचीन फे भवन में जो कुछ भी हासिल किया था उसे शायद उल्टी करके बाहर निकालना पड़े। इस समय येयुन को देखकर कांगमांग भी चौंक गया। शुरुआत में येयुन पर ध्यान न देने से लेकर रुचि से देखने और अंत में विस्मय में बदलने तक ऐसे बहुत कम जूनियर खिलाड़ी थे जो कैंगमान को आश्चर्यचकित कर सकते थे। अध्याय 838 4 दिन। 3 दिन हो गए हैं। लिया के बगल में किसी ने धीरे से कहा। लुओ फैंगलिंग के साथ लिया की उस घिनौनी शर्त को 3 दिन बीत चुके थे। इसका मतलब ये भी था कि 72 घंटे बीत चुके थे और लिया 100 से अधिक विश्व पत्थरों को खो चुका था। लिया में अब साधना जारी रखने की इच्छा नहीं थी। हर सांस लेने पर उसका शरीर दर्द से कराह उठता था। ऐसा क्यों लग रहा है कि येयुन अंत तक डटे रह पाएगा? वह पूरे 1 महीने तक तो नहीं डटे रहेगा, है ना? 1 महीना। ये वाक्य सुनकर लिया का चेहरा बिगड़ गया। क्या येयुन ब्लैक विंड वैली की परीक्षाओं के अंत तक डटे रहने की योजना बना रही थी? 1 महीने तक ऐसा बने रहना अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन जिस तरह से येयुन दूसरे तल पर बिल्कुल ठीक ठाक बनी रही, उसे देखकर लग रहा था कि यह सब कब खत्म होगा। लुओ फैंगलिंग भी अब तीसरे स्तर पर थी। समय बीतने के साथ वह खुद उलझन में थी, क्योंकि बिना कुछ किए ही उसने 20 साल से अधिक का वेतन कमा लिया था। जो कुछ हुआ था उसे सुनना वाकई दिलचस्प था। छोटा भाई ये इतने लंबे समय तक टिके रहने के लिए कौन सा तरीका अपना रहा था? हालांकि अंततः चौथे दिन स्थिति में थोड़ा बदलाव आया। येयुन का शरीर अब उतना गर्म नहीं था। उसकी त्वचा अब गर्मी से चमक नहीं रही थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि वह धीरे धीरे शांत हो रहा है। प्राचीन परी ऊर्जा रहस्यमय और विचित्र थी। अपने शरीर और रक्त का उपयोग करके इस ऊर्जा को शुद्ध करने से कई अप्रत्याशित परिणाम हो सकते थे। बाकी लोगों को भी नहीं पता था कि येयुन के साथ क्या हुआ था, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि प्राचीन फे ऊर्जा पहले की तरह बेतहाशा नहीं बढ़ रही थी, मानो अब इसे नियंत्रित किया जा सकता था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसने आखिरकार प्राचीन परी अस्थि का अवशोषण रोक दिया है? येयुन की हालत देखकर लोगों के मन में ऐसे ही विचार आने लगे। ऊर्जा का अवशोषण रोकने से ही येयुन ऊपर से इतना शांत दिखाई दे रहा था। इस ऊर्जा के अवशोषण को कैसे रोका जा सकता है? प्राचीन फे की हड्डी एक शक्तिशाली सर्वोच्च शक्ति द्वारा सील की गई है। जिस क्षण इसके भीतर समाहित प्राचीन फे का रक्त और ऊर्जा अवशोषित होती है, वह एक छेद खोलने के समान है। रक्त और ऊर्जा लगातार रिसती रहेगी और कुछ ही दिनों में इसमें प्राचीन फे की ऊर्जा का बहुत कम अंश शेष रह जाएगा। बोलने वाला व्यक्ति फीनिक्स फर्मियाना स्टेट का लुओ तियान था। प्राचीन परी की हड्डी को नजरअंदाज करते हुए जिनसेंग जैसी नश्वर जड़ी बूटियों में भी समान गुण होते थे। यदि कोई जिनसेंग को काटता तो उसका सार धीरे धीरे निकलने लगता और कुछ ही दिनों में उसके सारे औषधीय गुण समाप्त हो जाते। इसलिए जिनसेंग चुनने वाले आमतौर पर इसे तोड़ने के लिए कई दिनों तक एक छोटे ब्रश का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्हें जिनसेंग का कोई भी रेशा टूटने का डर रहता था। क्या ये व्यर्थ नहीं होगा? हालांकि इस व्यक्ति के लिए व्यर्थ ऊर्जा का उपयोग करना उस उथल पुथल भरी ऊर्जा के आगे घुटने टेकने से बेहतर है, जिससे उसकी नसों को नुकसान पहुंच सकता है। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के एक अन्य शिष्य ने कहा। व्यर्थ? तो फिर वह मुझे प्राचीन परी की हड्डी का वह हिस्सा ही क्यों न दे दे जो अवशोषित नहीं हुआ है? ये सुनकर कई लोग अवाक रह गए। अगर आप इसे पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो खुद पर दबाव न डालें, हम आपको थोड़ा थोड़ा समझने में मदद कर सकते हैं। इसे व्यर्थ जाने देना बहुत दुख की बात होगी। हालांकि उनकी इच्छा के बावजूद कैंगमांग अभी भी हवा में शांत और संयमित बैठा था, मानो वह हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बना रहा हो, इसलिए उनके लिए दूसरे स्तर पर जाकर उससे वह चीज छीनना संभव नहीं था। मूर्खता मत करो। भले ही वह इसे पूरी तरह से अवशोषित न कर पाए, फिर भी वह इसे तुम्हें नहीं देगा। प्राचीन फे हड्डी की ऊर्जा भले ही रिस जाए, लेकिन उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही रिसता है। कुछ ऊर्जा तो बची रहेगी, लेकिन वह तुम्हें क्यों देगा? कई लोग ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे केवल देखते रह गए, क्योंकि येयुन ने लापरवाही से स्वर्ग के खजाने को नष्ट कर दिया। ब्लैक विंड वैली की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए येयुन ने अपने लुओ कबीले की एक प्राचीन फे हड्डी को तोड़ दिया था। अगर कांगमांग हवा में न तैर रहा होता तो वह दौड़कर आता और येयुन से वह प्राचीन फे हड्डी छीन लेता। लेकिन फिर भी येयुन ने उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। वह 4 दिनों तक डटा रहा, जो वाकई अद्भुत था। उस हिंसक ऊर्जा को सामान्य लोग 8 घंटे तक सहन नहीं कर सकते थे, 6 गुना समय की तो बात ही छोड़ दीजिए। रानयू ने येयुन की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली और मन ही मन कहा, येयुन, मैंने वास्तव में पहले तुम्हें कम आंका था। इतनी तीव्र ऊर्जा के दबाव में इतने लंबे समय तक टिके रहने से अगर तुम्हारी नसें क्षतिग्रस्त नहीं हुई हैं तो तुम्हें निश्चित रूप से कुछ लाभ मिलेगा। देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि येयुन की नसों में कोई चोट आई हो, लेकिन फिर भी इतनी ऊर्जा खर्च होने के बाद कोई नहीं जानता था कि वह कितनी ऊर्जा पचा सकता है। दूसरों के लिए कई दिनों के बराबर भोजन कर पाना जरूरी नहीं कि यह सुनिश्चित करे कि व्यक्ति मोटा या लंबा हो जाए। उस बदमाश ने परीक्षा पास करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। लगता है उसे 5वें स्तर तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। हम उस बदमाश से कमतर नहीं हो सकते। 6ठे स्तर पर पहुंचने से पहले हमें 5वें स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के एक छात्र ने कहा। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों का मध्य वर्ग आमतौर पर फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता था। इस समय उन्होंने 4थे और 5वें स्तर पर प्रयास शुरू किए, और इस समय तक रानयू 6ठे स्तर पर अपनी पकड़ बना चुका था। उसने एक ही बार में मानवाकार परछाई को नष्ट कर दिया और उससे निकलने वाली सारी काली गैस को सोख लिया। अंततः वह 6ठे तल पर अपना पैर जमाने में कामयाब हो गया।
हालांकि छठे स्तर पर काली गैसों का दबाव बहुत बढ़ गया था, इसलिए रान यू के लिए इसे सहन करना आसान नहीं था। सातवें स्तर पर पहुंचने के लिए उसके पास अभी भी 20 दिन से अधिक का समय था। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा तो यह मुश्किल नहीं होगा। रैन यू को छठे स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करते देख कई लोगों को जलन महसूस हुई। जैसे ही वह सातवें स्तर तक पहुंचेगा, वहां एक मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प मौजूद होगा। वे लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भी भाग ले रहे थे, लेकिन साधारण शिष्य होने के नाते वे अभी भी रान यू जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति से बहुत दूर थे। गुलुओ भी उतनी ही भयावह थी। गुलुओ काफी लंबे समय से चौथे तल पर ही रहा था। रान यू की तुलना में वह अपेक्षाकृत कम ध्यान आकर्षित करने वाला था। हालांकि जब गुलुओ 5वें स्तर पर पहुंचा तो उसने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 5वें स्तर पर भी गुलुओ ने अपनी फेजाती की रक्तरेखा को उत्तेजित नहीं किया था। वह इसका जोरदार विरोध करने के लिए अपने शरीर पर निर्भर था। रूप धारण कर चुकी काली परी ने गुलुओ के शरीर को काटना शुरू कर दिया, लेकिन वह एक मम्मी की तरह स्थिर रहा। पल भर में काली परियों ने उसे घेर लिया और इस दृश्य ने ही कई लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। आखिर उसका शरीर इतना शक्तिशाली कैसे था कि वह इतने काटने का सामना कर पा रहा था? ये पूरी तरह से आत्मपीड़ादायक था। भले ही उसका शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस तरह के काटने से दर्द महसूस न करना असंभव था। जब फीनिक्स फर्मियाना स्टेट और फायर क्लाउड स्टेट के शिष्य ब्लैकविंड वैली में गहरे स्तरों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, तब यून चुपचाप प्राचीन फे हड्डी को परिष्कृत कर रही थी। 4 दिनों में बैंगनी क्रिस्टल ने प्राचीन फे हड्डी को पूरी तरह से विघटित कर दिया था। प्राचीन फे हड्डी की ऊर्जा छोटे छोटे क्रिस्टलों में परिवर्तित हो गई, जो यून के मांस और रक्त में फैल गए। यून धीरे धीरे ऊर्जा क्रिस्टलों को पचा और अवशोषित कर रहा था, और यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। इससे यून के शरीर का भस्म होना भी बंद हो गया। जहां तक प्राचीन फे की हड्डी की बात है, वह पहले ही चूर्ण में परिवर्तित हो चुकी थी। यहां तक कि एक प्रसिद्ध स्वर्ग परी परिवार का स्वर्ग आरोहण क्षेत्र का प्रतिभाशाली प्राणी भी एक प्राचीन परी हड्डी की आधी ऊर्जा को ही अधिकतम अवशोषित कर सकता है। इसके अलावा इसे धीरे धीरे पचाने और अवशोषित करने में उन्हें 1 या 2 साल लग जाते। ये पहले से ही सर्वोत्तम परिणाम था, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके यून को पूरी प्राचीन परी हड्डी को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए केवल अत्यंत कम समय की आवश्यकता थी। अध्याय 839 मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प का पुनः प्रकट होना। दिन बीतते गए और महीने भर चलने वाली ब्लैकविंड वैली की परीक्षा का लगभग आधा हिस्सा पूरा हो चुका था। लिया समेत ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी जो ब्लैकविंड वैली के 5वें स्तर पर कदम रखने में कामयाब हो गए थे। ये न्यूनतम स्तर था जिसकी कैंग मान को आवश्यकता थी। लिया उन कुछ पहले लोगों में से एक था जिन्होंने 5वें तल पर कदम रखा था, लेकिन चाहे वह दूसरों को कितना भी आगे ले जाए, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो उसके पिता की अभी अभी मृत्यु हुई हो। 150 से अधिक विश्व पत्थरों का कर्ज उसके दिल पर भारी पत्थर की तरह बोझ था। इस कर्ज को चुकाने के बारे में सोचते ही लिया का सिर दर्द होने लगता था। और इन सब का कसूरवार यून था। वह अभी भी दूसरे स्तर पर था। वो बच्चा अभी भी ध्यान क्यों लगा रहा है? वो अपना ध्यान कब खत्म करने वाला है? ये यून को देखते ही लिया के मन में उसके लिए अथाह नफरत जाग उठी। वह देखना चाहता था कि प्राचीन परी की हड्डी को 4 दिनों तक अवशोषित करने के बाद यून क्या कमाल करेगा। वह जानना चाहता था कि क्या यून 5वें स्तर पर भी अपनी जगह बना पाएगा। और अचानक 7वें स्तर के पास लाल रंग की रोशनी की एक धारा चमक उठी। यह एक छोटा, एक सींग वाला सांप था जिसका शरीर खून के रंग के जेड पत्थर की तरह क्रिस्टलीय था। जैसे ही सांप प्रकट हुआ, अपने साथ एक रहस्यमय आभा लेकर आया। हर कोई इसे महसूस कर सकता था। फे जाति के लिए मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प अत्यंत आकर्षक शक्तियों वाला एक खजाना था। यह आकर्षण उनकी वंश परंपरा से आया था। लिया क्षण भर के लिए यून पर ध्यान केंद्रित करने से चूक गया। 7वें तल से होकर गुजर रहे उस नन्हे लाल सांप को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वह सचमुच यही चाहता था। अगर वो उस नन्हे से सांप को पकड़ लेता तो 150 या 160 विश्व पत्थरों की क्या कीमत होती। यहाँ तक कि अगर 1000 विश्व पत्थर भी होते तो उसका परिवार उसे बिना सोचे समझे दे देता। दुर्भाग्य से वो छठे स्तर पर भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाया, तो उस नन्हे से सांप को पकड़ना कैसे संभव होगा? लिया असहाय महसूस कर रही थी। छठे स्तर पर केवल 3 लोग थे, रान यू, लुओ तियान और गुलुओ। जाहिर है ये तीनों ही मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य थे। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प को प्रकट होते देख छठे स्तर पर ध्यान कर रहे तीनों तुरंत खड़े हो गए। उन सभी को हर हाल में मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प चाहिए था। लुओ तियान, मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प अब मेरा होगा। रान यू दहाड़ा और उसका खून खौलने लगा। रानाई मछली की प्रेत छवि एक बार फिर रान यू के पीछे प्रकट हुई। एक छलांग लगाकर वह 7वें स्तर में प्रवेश कर गया। रान यू के लिए छठे स्तर से 7वें स्तर पर जाना एक बड़ी चुनौती थी। 7वां स्तर, आखिरकार इसकी शुरुआत हो गई। रान यू को 7वें स्तर पर सबसे पहले जाते देख फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी। चूंकि मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प को पकड़ने में उनकी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं था, इसलिए अगर फायर क्लाउड स्टेट के ही शिष्य प्रसिद्ध रान यू मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प को पकड़ने में कामयाब हो जाते तो वे खुद को गौरवान्वित महसूस करते। रान यू सबसे पहले नीचे कूदी, लेकिन लुओ तियान सिर्फ मुस्कुराया। उसने कोई हरकत नहीं की। जैसे ही रान यू 7वें स्तर पर उतरा, उसके चारों ओर फैली काली गैस तुरंत सुनामी की लहर की तरह उसके चारों ओर उमड़ पड़ी। रान यू ने अपनी सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। वह इतने लंबे समय से छठे स्तर पर साधना कर रहा था, सब इसी क्षण के लिए। वाह, मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प अत्यंत तीव्र था। रान यू के 7वें तल पर कदम रखते ही वह उमड़ती हुई काली गैस में समा गया और गायब हो गया। इस क्षण काले रंग की उमड़ती हुई गैसों के गर्जनापूर्ण सागर में एक विशालकाय काला अजगर प्रकट हुआ। इसने सागर को हिलाकर एक जबरदस्त दबाव उत्पन्न किया। चक्कर लगाते हुए इसने रान यू पर हमला कर दिया। हाँ, रान यू दहाड़ा। रानाई मछली की प्रेत छवि अचानक आकार में बढ़ गई और उसने अपना शरीर झटका। उसी समय रान यू ने दोनों हाथों से जोरदार मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियों की सतह पर मानो पानी की एक परत उमड़ रही हो, और जैसे ही उसने मुक्के मारे, पानी पीछे हट गया और ऊर्जा का विस्फोट हुआ। रान यू और उनकी प्राचीन फे वंश की आपस में अच्छी तालमेल थी। बूम! पानी की आकृतियां और रानी मछली विशालकाय काले अजगर से टकरा गईं।
एक प्रचंड झटका लगा और रानयू के हाथ सुन्न पड़ गए और वह पीछे की ओर उड़ गया। बूम! रानयू एक पत्थर के खंभे से जोर से टकराया। उसे लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो और वह लगभग खून थूकने ही वाला था। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वह अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता था। उसने जबरदस्ती खून निगल लिया और अपनी ऊर्जा को फिर से प्रवाहित करने लगा। लेकिन बलपूर्वक खुद को संभालने के बावजूद रानयू को महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा तेजी से कम हो रही है और कुछ काली गैस उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। रानयू का दिल बैठ गया। 7वां स्तर छठे स्तर की तुलना में बिल्कुल अलग कठिनाई स्तर का था। इस समय रानयू के मन में मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प को पकड़ने का कोई विचार नहीं था। उसने दांत पीसते हुए अपने चारों ओर उमड़ती काली लहरों का सामना किया। हर मुक्के से पानी की लहरें उठती थीं जो गोलाकार रूप में फैलती थीं। वे लहरों से टकराती थीं, लेकिन लहरें उन्हें बार बार संकुचित कर रही थीं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो रानयू के लिए 7वें स्तर पर अपनी जगह बनाना ही मुश्किल हो जाएगा और मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प को पकड़ना तो दूर की बात है। फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों के दिल में चिंता की लहर दौड़ गई। रानयू को इतनी परेशानी हो रही है तो गुलुओं का क्या हाल होगा? कमजोर। इसी क्षण लुओ तियान अचानक बोल पड़ा। संघर्षरत रानयू को देखते हुए उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हारी ताकत के सामने तो खुद को संभालना ही मुश्किल है, तो तुम मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प को कैसे पकड़ पाओगे? अगर मैं तुमसे मुकाबला न भी करूं तब भी तुम इसे हासिल नहीं कर पाओगे। रानयू क्रोधित हो उठा। हालांकि उसके पास अब लुओ तियान का खंडन करने का समय और ऊर्जा नहीं थी। उसकी सारी ऊर्जा काली लहर का प्रतिरोध करने में लगी हुई थी। ध्यान से देखो। इतना कहते ही लुओ तियान दहाड़ा, मानो उसके शरीर के हर जोड़ से एक जोरदार विस्फोट हो रहा हो। लुओ तियान का वंश प्राचीन विशालकाय दानव वानर से जुड़ा था। प्राचीन विशालकाय दानव वानर अत्यंत शक्तिशाली था। उसमें तारों को हिलाने की क्षमता थी और उसका स्वभाव क्रूर था। वह बेहद डरावना था और उस विशालकाय दानव वानर के वंशज अपूर्ण अभिव्यक्तियों के साथ पैदा हुए थे। उनके शरीर के कुछ हिस्से हमेशा ही परी जैसे जानवरों की विशेषताओं से युक्त रहेंगे। विशालकाय दानव वानर के वंशजों द्वारा अपनी रक्तरेखा को उत्तेजित करने के बाद वे सामान्य स्वर परियों से भिन्न हो गए। उनके पास रक्तरेखा की प्रेत छवि के साथ विलीन होने की एक स्वाभाविक क्षमता थी। सम्लन के बाद लुओ तियान का शरीर एक ऐसे ढांचे की तरह होगा जो रक्तवंश की प्रेत छवि को सहारा देगा। लुओ तियान द्वारा घेरी गई एक मोटी और यथार्थवादी रक्तरेखा की प्रेत छवि के साथ इस सम्लन के परिणामस्वरूप एक विशालकाय बंदर का जन्म हुआ। लुओ तियान की शक्ति केवल स्वर्ग आरोहण स्तर तक ही सीमित थी। उसकी रक्तवंशीय प्रेत छवि शक्तिशाली नहीं थी। यदि होती तो वह 30 फीट का विशालकाय वानर नहीं बल्कि 1000 फीट ऊंचा प्राणी होता जो एक ही मुक्के से पर्वत श्रृंखला को चकनाचूर कर सकता था। इतना ही नहीं, यह 12 दिव्य स्वर्गों की पर्वत श्रृंखला थी। इसकी दृढ़ता असाधारण थी, लेकिन फिर भी लुओ तियान की साधना के स्तर को देखते हुए उसके रक्तवंश के प्रेत स्वरूप का इस स्तर तक पहुंचना पहले से ही बेहद भयावह था। इसके लिए एक अत्यंत शक्तिशाली शरीर की आवश्यकता थी। ये लुओ तियान द्वारा छठे स्तर पर 10 दिनों से अधिक के साधना का परिणाम भी था। लुओ तियान ने अपने सभी छिपे हुए दावों का इस्तेमाल किया। उसका लक्ष्य स्वाभाविक रूप से 7वें स्तर में प्रवेश करके मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प को पकड़ना था। लुओ तियान को नीचे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने छठे स्तर पर कई काली गैस की छायाओं को चकनाचूर कर दिया और अपने विशालकाय दानव वानर वंश को पोषित करने के लिए रक्त ड्रैगन की काली गैस को ग्रहण कर लिया। इसके बाद लुओ तियान ने छलांग लगाकर ब्लैक विंड वैली के 7वें तल पर पहुंच गया। अपने हाथ के इशारे से वह प्रेत छवि उसके साथ साथ चलने लगी। जैसे ही एक विशालकाय बंदर की हथेली ने 7वें स्तर पर मौजूद रक्त ड्रैगन की काली गैस पर प्रहार किया। अध्याय 840 सहयोग करें। बूम! लुओ तियान की विशालकाय हथेली ने काले धुंध से ढके अजगर के सिर पर जोरदार प्रहार किया। एक झटके के साथ अजगर का सिर दहाड़ा और आगे बढ़ता चला गया। पेंग! लुओ तियान ने अजगर के सिर पर जोर से धक्का दिया, लेकिन जोरदार झटके से उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। अंततः वह एक चट्टानी पहाड़ी पर जा गिरा। लुओ तियान ने अपने उफनते रक्त को दबाते हुए फिर से दहाड़ लगाए और अपनी सभी मांसपेशियों को फुला लिया। पेंग! उसके शरीर में मौजूद प्राचीन विशालकाय दानव वानर की रक्तरेखा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, लेकिन लुओ तियान फिर भी काले अजगर के विरुद्ध कुछ नहीं कर सका। अचानक एक झटके के साथ काले अजगर ने लुओ तियान पर दबाव डाला, जिससे उसके पीछे की चट्टान में दरार पड़ गई। क्या लुओ तियान भी नुकसान में था? जब फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों ने यह दृश्य देखा तो उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। ब्लैक विंड वैली के 7वें तल पर काली धुंध से उत्पन्न एक बार ड्रैगन ही इतना शक्तिशाली था। लुओ तियान और रानयू दोनों ही इसे रोक नहीं पाए। इसी क्षण गो लुओ भी 7वें स्तर पर पहुंच गया। काले ड्रैगन के साथ लुओ तियान की लड़ाई और उसके पतले मम्मी जैसे शरीर का फायदा उठाते हुए वह एक भूत की तरह काले कोहरे की गहराई में समा गया। गो लुओ मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प को पकड़ने का अवसर तलाश रही थी। वो लड़का फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों ने अभिशाप करना शुरू कर दिया। लुओ तियान द्वारा काले ड्रैगन को रोकने का फायदा उठाकर गो लुओ की इस धूर्ततापूर्ण हरकत की बाकी योद्धाओं ने कड़ी निंदा की। बेशक हालांकि उन्हें ये घृणित लगा, वे बस देखते ही रह गए। उन तीनों के अलावा कोई और 7वें स्तर में प्रवेश नहीं कर सकता था। गो लुओ बेहद तेज थी। चूंकि लुओ तियान काले अजगर के जाल में फंसा हुआ था, इसलिए वह इसे होने से नहीं रोक सका। इसलिए पलक झपकते ही गो लुओ काले कोहरे में घुस गई। मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प काले कोहरे में आराम से तैर रहा था, मानो वह काली पवन घाटी में मौज मस्ती कर रहा हो। गो लुओ को अपनी ओर बढ़ते देख मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प विचलित रहा। उसे पता नहीं था कि यह भ्रम था या नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीबोगरीब भयावह मुस्कान थी। सांप की मुस्कान के बारे में सोचना ही डरावना था। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प ने तीर की तरह अपनी जीभ बाहर निकाली और सीधे गो लुओ की ओर वार किया। अपनी रक्तरेखा की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अपनी निर्जलित हथेली को बल दिया और अचानक सर्प को पकड़ लिया। पुआ! काले कोहरे से लाल रंग की एक धुंध फूट पड़ी और चारों ओर खून के छींटे बिखर गए। गहरी सांस लेते हुए गो लुओ ने अपनी सूखी हथेली पकड़ी। उसके हाथ में मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प ने छेद कर दिया था, जिससे खून का एक गहरा घाव हो गया था। यह सभी लोग गो लुओ के शरीर की अपार शक्ति से भलीभांति परिचित थे। इससे पहले ब्लैक विंड वैली के 4थे और 5वें स्तर पर गो लुओ ने केवल अपने शरीर का उपयोग करके काली गैसों का सामना किया था।
फिर भी गुलुओं के शक्तिशाली शरीर के बावजूद वह पल भर में घायल हो गया। तो फिर मध्यवर्ती आत्मा रक्तसर्प को कैसे पकड़ा जा सकता था? भागो भागो भागो! मध्यवर्ती आत्मा रक्तसर्प हवा में तेजी से आगे बढ़ा और गुलुओं की हथेली से निकले सारे रक्त को पी गया। ठीक उसी क्षण मध्यवर्ती आत्मा रक्तसर्प ने अपना निशाना बदला और गुलुओं के शरीर पर हमला कर दिया। गुलुओं के लगातार स्थिर चेहरे पर आखिरकार थोड़ा सा डर दिखाई दिया। एक छलांग लगाकर वह छठे तल की ओर बढ़ गया। लुओतियान और रान यू ने भी स्थिति को प्रतिकूल पाया। लुओतियान ने अपनी वंश शक्ति का बलपूर्वक आह्वान किया और काले अजगर को खदेड़ दिया। लुओतियान और रान यू भी छठे स्तर पर वापस आ गए। तीनों के चले जाने के बाद मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प अपनी विश्राम अवस्था में लौट आया। वह काले कोहरे में तैरता रहा, समय समय पर प्रकट और गायब होता रहा। फायर क्लाउड स्टेट और फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के 3 शीर्ष व्यक्ति असफल होकर लौटे थे। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लुओ वंश के शिष्यों की धड़कनें रुक गईं। 7वां स्तर वाकई बहुत कठिन था। हालात देखकर तो यही लग रहा था कि उन तीनों के पास इंटरमीडिएट स्पिरिट ब्लड स्नेक को पकड़ने का कोई साधन नहीं था। 10 दिन से ज्यादा का समय बचा था। तीनों के लिए इस समय का सदुपयोग करके खुद को इतना कुशल बनाना भी मुश्किल था कि वे अकेले इंटरमीडिएट स्पिरिट ब्लड स्नेक को पकड़ सकें, और शायद ये नामुमकिन भी हो जब तक कि वे सहयोग न करें। तीनों के सहयोग से उनमें से एक काले अजगर को रोक सकता है, जबकि बाकी 2 मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प को पकड़ सकते हैं। ये सचमुच संभव था। यदि साधारण लुओ वंश के शिष्य सहयोग के बारे में सोच सकते थे तो ये स्पष्ट था कि तीनों ने भी ऐसा ही सोचा होगा। लेकिन अगर वे सहयोग करते तो मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प को पकड़ने के बाद वे युद्ध की उपलब्धियों को कैसे आपस में बांटते? क्या मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प को बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता था? ऐसे आध्यात्मिक प्राणी को विभाजित करने के बारे में सोचना बिल्कुल असंभव था। जब लुओतियान इस बारे में सोच रहा था तभी अचानक उसे कुछ और याद आया। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि कांग मांग एक शर्मीली लेकिन गहरे अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ बैठा है। इससे लुओतियान बुरी तरह डर गया। क्या उस चालाक लोमड़ी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा? कैंग मांग जानता था कि तीनों की ताकत के साथ उनके लिए अकेले मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प को पकड़ना असंभव था। फिर भी उसने उन्हें यह दिखाया और यह उनके सामने लटकती हुई गाजर की तरह था जिसे वे खा नहीं सकते थे। विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभाशाली लोग एक दूसरे से घृणा करते थे और वास्तव में एक ही राज्य के लोग भी हर कोई अपने लिए एक वाली मानसिकता रखते थे। दूसरों के साथ कुछ भी साझा करना बर्दाश्त नहीं किया जाता था। कैंग मांग ये बात अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाई थी जिसमें उन्हें सहयोग करना आवश्यक था। बिना सहयोग के किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता था, लेकिन अगर वे सहयोग करते तो वे पुरस्कारों को कैसे बांटते? यह एक ऐसी समस्या थी जिसे कैंग मांग ने जानबूझकर उत्पन्न किया था। कांग मांग ऐसा क्यों कर रहा है? रान यू मन ही मन सोचने लगा। शायद कांग मांग लुओ वंश के शिष्यों को यह बता रहा था कि लुओ वंश को कड़ी प्रतिस्पर्धा की जरूरत है, लेकिन उन्हें एक दूसरे के सहयोग की भी आवश्यकता है। या फिर क्या यह हो सकता है कि कांग मांग उन्हें एक दूसरे को धोखा देने और मात देने की कोशिश करते हुए देखना चाहता था? सबसे शक्तिशाली और अवसरवादी व्यक्ति इस अफरा-तफरी में मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प को पकड़ सकता था। हालांकि कैंग मांग चाहे जो भी स्थिति देखना चाहता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि लुओतियान, रान यू और उनके साथी जानते थे कि जब वे परिपक्व हो जाएंगे तो भविष्य में वे रहस्यमय लोगों का अन्वेषण करेंगे, और जब समय आएगा तो उन्हें भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जब लोगों का एक समूह किसी ऐसे खजाने की तलाश कर रहा था जिस पर किसी का एकाधिकार नहीं था, तो उनके पास सहयोग करने और एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हुए अपने साथियों से बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह बुरा धूर्त हमारे खिलाफ कुछ साजिश रच रहा है। रान यू का चेहरा उतर आया जब उसने गुलुओ और लुओतियान की ओर देखा। गुलुओ उसी पुराने मुर्दे जैसे चेहरे के साथ चुप रहा। उसके मन की बात जानना नामुमकिन था। लुओतियान के चेहरे के भावों से स्पष्ट था कि वह भी रान यू के समान ही विचार रखता था। रान यू को अपनी ओर देखते हुए देखकर लुओतियान ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। मुझे दूसरों के साथ सहयोग करने की आदत नहीं है। हम तीनों मिलकर एक चाल चलेंगे, लेकिन सब कुछ तुम्हारे कौशल पर निर्भर करेगा। जब तक हम एक दूसरे को नहीं रोकते तब तक हम देख सकते हैं कि कौन मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प को पकड़ने की क्षमता रखता है। लुओतियान के इतने अहंकारी रवैये को देखकर रान यू ने भी ताना मारते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ सहयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। हम अपने अपने गुणों के आधार पर ही परखे जाएंगे और देखेंगे कि विजेता कौन है। कैंग मांग चुपचाप हवा में बैठा रहा और बेपरवाही से ये सब देखता रहा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि चाहे वह लुओतियान हो या रान यू, वे अभिमानी लोग थे। भला वे दूसरों के साथ खजाने साझा करना कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? इसके अलावा ब्लैकविंड वैली प्रतियोगिता समाप्त होने में 10 दिन से अधिक का समय बचा था। लुओतियान और रान यू निश्चित रूप से इसके लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन जब उन्हें यह पता चलेगा कि यह असंभव है तो मामला दिलचस्प मोड़ ले लेगा। कैंग मांग को घमंडी प्रतिभाशाली लोगों से दूसरों के साथ ईमानदारी से सहयोग करने की उम्मीद नहीं थी। वह तो बस ये देखना चाहता था कि ऐसी परिस्थितियों का सामना करने पर वे कैसे निपटेंगे। ये देखना भी दिलचस्प था कि पीठ पीछे वार किए जाने से बचने की कोशिश करते हुए वे अनिच्छा से कैसे सहयोग करते हैं। कैंग मांग परिणाम जानने के लिए उत्सुक था। इनोबाव परीक्षणों में जूनियर छात्रों के समूह का नेतृत्व करने से उसे बस यही एक सुख मिलता था। ये सोचते हुए उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने ब्लैकविंड वैली के दूसरे तल की ओर देखा। क्या इतने लंबे ध्यान के बाद आखिरकार वो बच्चा उठ खड़ा हुआ?